गुड आफ्टरनून, राधे राधे। ऑनलाइन गुड आफ्टरनून। चलें, आएंगे अपने टॉपिक्स पर। कल की क्लास में हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया था और उसका एक टॉपिक किया था वैल्यू चेन एनालिसिस। मुझे जितने भी आंसर्स आए रिटन में वो मैंने चेक करके वापस भेज दिए हैं। व्हाट्सएप पे मैंने बता दिया था किसकी जो भी गलती है वो सब हमने जो है कल चेक करके भेज दिया। जल्दी से मुझे अब आप करवा दीजिएगा रिवाइज जो टॉपिक्स हमने कल की क्लास में याद किया था वैल्यू चेन एनालिसिस। मुझे सोच के बताओ, कल की क्लास में ऑलमोस्ट 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे, 2 घंटे जितनी की भी क्लास थी, क्या मेरा एक एक अक्षर बोला हुआ याद है? नहीं, सुनो, मेरा क्वेश्चन पूरा होने दो। द थिंग इज़, जो चीज़ें क्लास में लर्न करवाई थी वो लर्न है, या जो मैंने एक एक अक्षर जैसे जो बोला था वो सब लर्न है? जो एक एक लिखवाया था और क्लास में हमने लर्न किया था। सो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा क्या कि आपको एक एक वर्ड क्लास में मेरा बोला हुआ एज इट इज़ लर्न नहीं रहेगा एट एनी कॉस्ट। 30 लेक्चर्स, 32, 35 मैक्स टू मैक्स आपको नंबर लर्निंग के मिलेंगे, और जो मैंने लर्न करवाया था ना वो अब हम रिवाइज करेंगे एंड यू विल फील कि कल की क्लास में हमारा वैल्यू एडिशन हुआ, हमारा एक टॉपिक जो है वो हमारा प्रिपेयर हो चुका है। इसलिए बोल रही हूँ, शुरू में डेली में एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस रिटन में करते रहिए, बाद में बर्डन नहीं होगा। नहीं तो फिर क्या होगा, थ्योरी इन नेचर ये सब्जेक्ट है और बाद में आप लोग कहेंगे क्या, ठीक है ना बाद में कर लेंगे, एफएम कर लेते हैं, अकाउंट्स कर लेते हैं, कॉस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इस चीज़ को आप भी समझते हैं प्रैक्टिकल में कहीं ना कहीं मन लग जाता है पढ़ाई का, थ्योरी हम इग्नोर कर देते हैं। तो अगर ये इग्नोरेंस आपको एसएम में नहीं दिखाना और इको की तरह आप चाह रहे हो एसएम पे भी पकड़ आ जाए, तो जैसे इको में मेरी बात मानी थी वैसे ही बात आप मेरी एसएम में भी मान के चल लो, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डेली बेस पे समझ लो, लर्न कर लो मेरे साथ, और डेली बेस पे जो है आप घर पे क्वेश्चन की रिटन प्रैक्टिस कर लीजिए। ये जो मुझे लेक्चर्स 35 भी चाहिए ना, ये मुझे कब चाहिए, जब मैं आपको लिखवा भी रही हूँ, जब मैं आपको लर्न भी करवा रही हूँ। आपके पास ऑप्शन रहेगा, नहीं मैम लिखवाओ मत, लर्न मत करवाओ, वो काम हम खुद कर लेंगे, आप बस पढ़ा दो, कॉन्सेप्ट समझा दो। तो उसमें तो मुझे मुश्किल से 15 लेक्चर्स चाहिए एंड आई विल बी डन। सबसे छोटा कोर्स मेरा होगा, सबसे कम मैं पढ़ाऊंगी और फिर मैं निकल लूँगी ना। ऑप्शन इज़ योर्स। शुरू से अगर ढंग से पढ़ते रहोगे, समझते रहोगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो थ्योरी को पढ़ना समझना वाकई एक अपने आप में मेजर टास्क है, मोनोटोनस है, बोरिंग लगता है। आई अग्री विद इट कम्प्लीटली। सो प्लीज़ अपने लिए इस चीज़ को बर्डन नहीं बनाएंगे और सुनेंगे अब मेरी बात को ध्यान से। बिफोर आई मूव अहेड, आई वॉन्ट यू पीपल, किस चीज़ में मेरी आप मदद करेंगे कल वाली बातों को रिवाइज करवाने में। सो कल की क्लास का एक टॉपिक वैल्यू चेन एनालिसिस, सब बोलेंगे, मुझे रिवाइज करवाएंगे। वैल्यू चेन एनालिसिस मेजरली कितने एक्टिविटीज़ उसमें होती हैं? दो कौन सी? सब बोलोगे, जितने भी बैठे हो सब बोलना, सबकी आवाज़ आनी चाहिए। तो मेरे साथ मुझे रिवाइज करवाएंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। वैल्यू चेन एनालिसिस में कितने मेजरली एक्टिविटीज़? दो कौन सी? प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड सपोर्ट, या दूसरा नाम सेकेंडरी एक्टिविटीज़। हमारे पास प्राइमरी में कितने पार्ट्स? 5। पहले नाम बोलेंगे। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज, बोथ आर करेक्ट। जल्दी से मुझे रिवाइज करवाएंगे। इसके बाद हमारा कौन सा आता है? सपोर्ट सर्विसेज। एक टैगलाइन थी उसकी, मैं इंफ्राटेक प्रो हूँ। अभी आपको लग रहा है कि इस टैग की ज़रूरत नहीं थी मैम, हमें तो वैसे ही लर्न हो गया, क्योंकि सिर्फ एक ही टॉपिक किया है, बहुत सारा करना है
और जब बहुत सारा हो जाएगा ना, तब आप खुद मुझसे कहोगे मैम इसका भी निमोनिक बनवा दो, मैम इसका भी कोई शॉर्टकट बता दो। अभी उस टैग लाइन का इतना रिक्वायरमेंट की ज़रूरत लगी नहीं होगी, रिक्वायर्ड हुआ ही नहीं होगा, आपको बिना उसके भी लर्न होंगी। रीज़न यही है कि सिर्फ अभी एक ही कल की क्लास का टॉपिक हुआ था। सो एनी हाउ मैं इंफ्रा टेक प्रो हूँ। इंफ्रा मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक टेक्नोलॉजी, प्रो इज़ प्रोक्योरमेंट एंड HU इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इनबाउंड लॉजिस्टिक की एक्टिविटीज़ कौन कौन सी? सबसे पहले रिसीव, चेकिंग, स्टॉक कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट्स टू रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स और डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट आएंगे ऑपरेशंस, बोलेंगे कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनपुट्स इनटू फाइनल गुड्स या आउटपुट, और मैप, M स्टैंड्स फॉर मशीनिंग, असेंबली, पैकेजिंग, टेस्टिंग। वेरी नाइस। और उसके बाद आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या आएगा? क्या आएगा? अच्छा, कलेक्ट, ठीक है। स्टोर, स्टोर का दूसरा नाम लिख के आने का बेटा, स्टोरिंग एंड वेयर हाउसिंग लिख कर आने का। क्यों? हमको पता है कि मीनिंग दोनों का एक ही है, बट क्यों ना हम लिखें, हमारे आंसर की लेंथ बढ़ रही है, एक वर्ड अच्छा हम लिख के आ रहे हैं, आलतू फालतू का अनशन तो कुछ लिख नहीं रहे हैं, तो लिख के आओ स्टोर, वेयर हाउस। आगे बोलेंगे मटेरियल हैंडलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन टू कस्टमर्स, व्हाट ट्रांसपोर्टेशन, व्हाट इफ इट इज अ सर्विस, अरेंजमेंट्स आर मेड टू ब्रिंग द कस्टमर्स टू फिक्स्ड लोकेशन। एग्जाम्पल teaching, sports events, musical concerts, marketing and sales, advertisements, promotion, publicity, consumer awareness. In case of services, communication networks are formed or created. उसके बाद लास्ट पार्ट हमारा सर्विसेज, इसमें रिपेयर, इंस्टॉलेशन, स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग्स, डेमो, सब लिख के आओ, रिपेयरिंग। उसके बाद आ जाएंगे हम अपने किस पे? सपोर्ट एक्टिविटीज़ पे। इसके अंदर क्या क्या था? टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स, R&D किस किस के लिए करना है? प्रोडक्ट डिज़ाइन, वेरी नाइस। ह्यूमन रिसोर्स के लिए अच्छा रिक्रूटमेंट करो अकॉर्डिंग टू जॉब रोल्स। भाई अगर यहाँ पे टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने के लिए क्या एक 10वीं पास बच्चा चलेगा? नहीं चलेगा, थोड़ा सा तो उस जॉब रोल से रिलेटेड ही रिक्रूटमेंट होना पड़ेगा। सो रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग्स, और अगर अच्छा काम किया है तो रिवॉर्ड देंगे। और क्या रह गया? प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट में नेगोशिएशंस, वेरी नाइस। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल का क्वालिटी चेक। और इसमें मतलब क्या है इस प्रोक्योरमेंट का? वो सभी एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बिफोर क्या? बिफोर कब करते हैं ये अंडरटेक हम? क्या किसी प्राइमरी एक्टिविटी का कोई एक एक्टिविटी से पहले होगा, या हर लेवल पे हमें करना पड़ता है? हर स्टेज पे करना पड़ता है। और अब लास्ट कौन सा रह गया? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा? ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, लीगल फ्रेमवर्क्स, डन। प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, अथॉरिटी, डेलीगेशन, रिपोर्टिंग, ये सब कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ये सब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पार्ट है, या उसका जो एक मेजर हेडिंग है क्या है उसका? हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या हुआ? कहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ? पक्का? चल, तो ये एक कल की क्लास में टॉपिक किया था। ये डायग्राम हमने आपको नहीं बताया था कल। डायग्राम में कुछ नहीं है बेटा, बना कर आओगे तो ऑब्वियसली आपको नंबर दूसरों से बहुत बेहतर मिलेंगे, और बहुत आसान है, आप चेक करो। ये सब मेरी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, ये सब मेरी सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटीज़ हैं। इन सब को मिलाकर, जब इन सब को मिलाकर इन सब की मदद हम लेंगे, तब जाके मेरी फॉर्म प्रॉफिट्स अर्न करेगी। मार्जिन मीन्स प्रॉफिट। तभी हम जो एक सस्टेनेबल बिजनेस की शुरुआत कर पाएंगे, हम सक्सेसफुल जो है अपने बिजनेस को करवा पाएंगे। क्लियर है ये बात? आज का नया टॉपिक विल स्टार्ट विथ PLC, दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल।
अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, व्हाट इज़ पीएलसी। आपको याद होगा ऑनलाइन, यहाँ तक प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, यहाँ तक आपको मेरी बातें समझ में आई, याद है? ये हमने कल की क्लास में एक मेजर टॉपिक किया था। अब आप चेक करो, जो पौने दो घंटे में हमने समझा था उसको हमने 2 से 4 मिनट में वाइंड अप कर दिया। ये याद रहेगा। वो जो 1.5-2 घंटे मैंने बोला, एग्जाम्पल्स तरह तरह के दिए ना, वो उस टाइम समझने में बड़े अच्छे लगे थे। नंबर इससे आएंगे जो अब लर्न किया है, जो आपने मुझे सुनाया है। आगे सुनेंगे अब ध्यान से, चलिएगा। हमारे पास अब अगला टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, आपने मुझसे इको पढ़ा हुआ है, तो आपने बेटा जी एक टॉपिक पढ़ा था, एक चैप्टर पढ़ा था मुझसे बिजनेस साइकिल का, याद है? बिजनेस साइकिल के स्टेजेस याद है? सबसे पहले क्या होता था? एक्सपेंशन, फिर और क्या होता था? एक्सपेंशन, पीक, फिर कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, ट्रफ, रिकवरी। और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता था। यानी कि अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस की भी लाइफ साइकिल्स होती हैं, अलग अलग उसकी स्टेजेस होती हैं। हम अगर ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी लाइफ के भी अलग अलग स्टेजेस हैं। हमारा पहले बर्थ होगा, हमारा थोड़ा सा बड़ा एज होगा, अडोलेसेंट्स होंगे, हम यंग एज में आएंगे, हम मिडिल में आएंगे, फिर हम जो है ओल्ड एज में जाएंगे और अल्टीमेटली टाटा बाय बाय करके निकल लेंगे। ऐसे ही आपने बचपन में साइंस में पढ़ा होगा, क्या? कैटरपिलर की लाइफ साइकिल, बटरफ्लाई की बेसिकली लाइफ साइकिल। ऐसे ही बेटा जब हम अपने बिजनेस में रह के कोई प्रोडक्ट यानी कि कोई गुड्स एंड सर्विसेज जब हम प्रोवाइड करते हैं तो उनकी भी लाइफ साइकिल होती है। इनकी भी लाइफ साइकिल होती है। और इनकी लाइफ साइकिल कैसे डिवाइडेड है? 4 स्टेजेस में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट जब आप इनिशियली लॉन्च करते हो तो वो अपने इंट्रोडक्शन स्टेज पर होता है। सबसे पहले हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट अगर है, हम जब उसको लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च करने का सीधा सीधा मतलब है मेरा प्रोडक्ट अपने इंट्रो स्टेज पर इस वक्त है। जैसे आज के टाइम की अगर हम बात करें तो इंट्रो स्टेज पर कौन सा प्रोडक्ट है? आपने नाम सुना है कभी वीगन प्रोडक्ट्स का? वीगन प्रोडक्ट्स का नाम सुना है? सुना है। पर क्या हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है? यानी कि हम क्या डेली लाइफ में इसका कंजम्पशन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अभी बहुत से लोगों को वीगन प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता है। बहुत ज़्यादा अभी कंज्यूमर इन प्रोडक्ट्स को लेके अवेयर नहीं है। ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं अपनी इंट्रोडक्शन स्टेज पर। इंट्रोडक्शन स्टेज पर यदि कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसको हमें लोगों तक पहुंचाना होता है, हमें लोगों को बताना होता है। कंज्यूमर अवेयरनेस इस स्टेज पर बहुत ही जो है वो कम होती है। और इनिशियली अगर हम बात करें तो क्या बेटा, आप सोच के देखो, आप आज मैं फर्स्ट टाइम, लेट अस से आज मैं फर्स्ट टाइम कोई और सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दूं या वीजेसी आज से फाइनल पढ़ाना शुरू कर दें, तो क्या बेटा इनिशियली मेरे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि सबको पता ही नहीं है ना। अभी तो मेरा वो वाला फाइनल वाला जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है फाइनल की कोचिंग देना, वो अभी अपने इनिशियल स्टेजेस पर है। अभी दुनिया को पता नहीं है, अभी मेरे बच्चों को पता नहीं है। इंट्रोडक्शन पे अगर कोई स्टेज होता है, इस स्टेज पे कोई प्रोडक्ट होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा मार्केटिंग एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। लोगों को, कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट्स पर लगाना पड़ता है। ऐसे ही सिर्फ हमने लॉन्च किया और हमने अपने प्रोडक्ट को अपनी दुकान पे रख दिया, वो नहीं बिकेगा, क्योंकि लोगों को उसकी जानकारी ही नहीं है। आप कभी किसी मॉल में जाओ, आप राज मंदिर जाओ, आप विशाल जाओ, आप रिलायंस स्मार्ट्स जाओ, आप और अच्छे अच्छे पैंटलून्स जाओ, आप ट्रेंड्स जाओ, वेस्ट साइड जाओ, आप कहीं पे भी जाओ, आपने देखा होगा अगर आप कहीं कॉस्मेटिक्स वाले सेक्शन में खड़े हो या आप किसी भी सेक्शन में खड़े हो, कोई नया प्रोडक्ट आता है ना, तो सेल्समैन वहाँ पे बताने के लिए आते हैं, मैम आप ये देख रहे हो ना, आजकल इसका ऑल्टरनेट ये भी आया है, ये हमने नया लॉन्च किया है, अभी हम ऑफर पे दे रहे हैं, अभी हमने इसको नया नया इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में। यानी कि स्पेशली उनको हमने खड़ा किया हुआ है अपने उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुँचाने के लिए, लोगों को बताने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई प्रोडक्ट हमारा इनिशियल स्टेजेस में है, इंट्रोडक्शन स्टेज में
में है तो हम बाहर बैनर्स लगाते हैं या हम छोटे छोटे टेंट लगाकर लोगों को बिठा देते हैं, सैम्पल्स बंटवाते हैं उस चीज़ के। कोई नई चाय लॉन्च हुई है तो चाय की चाय पत्ती के सैम्पल्स बंटवाएंगे, और अगर वो चाय अच्छी लग गई, समझ में आ गई, तो फिर हम उनको कहते हैं कि अच्छा ये वाला चाय पत्ती थी, ये जो है आप इसको ट्राई करके देख लो, अभी नया नया ना ऑफर में चल रहा है, 1+1 का चल रहा है। सो हमारे पास जब कोई प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज पर होता है उस वक्त पे लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस होती नहीं है। इस वक्त पे हमारे पास, हमारे प्रोडक्ट्स के पास जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि अभी मुझे पता ही नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मेरे प्रोडक्ट्स को, अभी क्योंकि मुझे बेचना है तो मुझे तो किसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू बेचना पड़ेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी बहुत डाइसी हैं कि भाई अभी तो ये नया प्रोडक्ट है, पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, कहीं हमने इनसे ख़रीद लिया और आगे माल नहीं बिका तो क्या होगा। सो प्रोडक्ट्स जो इंट्रोडक्शन स्टेज पर होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स की सेल्स ग्रोथ बहुत धीमी होती है, बहुत स्लो ग्रोथ रेट इनका होता है। एग्जाम्पल के रूप में मेरे पास एक और एग्जाम्पल, जैसे वर्चुअल रियलिटी VR की हम बात करें। ये जो VR है, वर्चुअल रियलिटी, आपने देखा होगा हम लोग मॉल्स में जाते हैं तो मॉल्स में भी क्या होता है, वहाँ पे अलग से कुर्सी लगाई होती है और आंखों के आगे आप उसको लगा लो, 10 मिनट फॉर द टाइम बिंग इंजॉयमेंट के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, पर हम उसके कहें कि उसकी हम आदी हो चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका है, हर घर में वो आपको चीज़ मिलेगी, तो वो चीज़ अभी ऐसी नहीं है। सो ये प्रोडक्ट्स होते हैं मेरे इंट्रोडक्शन स्टेज पर। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का पहला स्टेज होता है इंट्रोडक्शन, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है अब प्रोडक्ट धीरे धीरे मेरा ग्रो करने लग रहा है, अब प्रोडक्शन, जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं, जो मेरे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनका अब ग्रोथ, उनका अब एक्सपेंशन जो है वो स्टेज मुझे दिख रहा है। इसमें जैसे एग्जाम्पल आज के टाइम पे आप लोग मुझसे बहुत बेहतर जानते होंगे, आजकल पॉडकास्ट का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो चुका है। आजकल पॉडकास्ट, हर कोई पॉडकास्ट चलाने के लिए जो है वो तैयार है। हम लोग बीइंग स्टूडेंट्स, हम लोग भी क्या करते हैं, पॉडकास्ट जो है वो चलाने शुरू कर देते हैं। हम लोग अपना यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, अलग से इंस्टाग्राम पे हम अपना चैनल बना के पॉडकास्ट जो है वो लेना शुरू कर देते हैं, बिकॉज आज के टाइम पे इस चीज़ का एक्सपेंशन, ग्रोथ जो है, प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। वही है जो पहले इंटरव्यूज़ हम लिया करते थे, इंटरव्यूज़ दिया करते थे, आज उसी का नया नाम जो है वो हमने उसको पॉडकास्ट के नाम का दे दिया है, क्योंकि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी अपडेट हो चुकी है, तो हम उस चीज़ का बहुत बेटर फ़ायदा उठा सकते हैं, उस चीज़ का बहुत अच्छे से प्रमोशन भी कर सकते हैं। सो अगर कोई प्रोडक्ट अपनी ग्रोथ स्टेज पे है तो पक्की बात है, आप मुझे बताओ, अगर मैं इस स्टेज से कंपैरिजन करूं तो ग्रोथ स्टेज में प्रोडक्ट आने के बाद क्या अब लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस पहले से ज़्यादा है या पहले से कम है? पहले से ज़्यादा है। और मुझे क्या अभी भी मार्केटिंग इसकी और करनी चाहिए, या अब क्योंकि ग्रोथ फेज़ में मैं आ चुकी हूँ तो अब मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है? मुझे अभी भी मार्केटिंग करनी है, क्योंकि हमारे पास जो ज़माना है, हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हम पढ़ रहे हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमें मिलता है कंपटीशन। कॉम्पिटिटर्स ने अगर अपने प्रोडक्ट की ज़्यादा तारीफ़ कर दी, ज़्यादा उसने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया, तो मेरा प्रोडक्ट दुनिया की नज़रों से हटता हुआ, गिरता हुआ ज़्यादा समय उसको नहीं लगेगा। So even if your product is doing very well in the market, even if your product is well known in the market, still you are required to spend lots and lots of amounts on marketing. The thing is, इंट्रो में जितना आपने लगाया था हो सकता है उसके कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा लगे, एंड हो सकता है उससे जो आपने इंट्रो स्टेज पे लगाया है उससे कम लगे। बोथ केसेस आर पॉसिबल। अब वो डिपेंड करेगा आपका प्रोडक्ट कितना ग्रो कर चुका है, वो कितना जो है आपको फ्यूचर में सेल्स जो है दिखाने की उम्मीद आपको लगती है। सो पॉडकास्ट हो गए, और आज के टाइम पे और कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है या ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा गुड है जो आपके ग्रोथ स्टेज में आपको देखने को मिले? वो है बेटा EVs, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। इंडिया में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया के लिए इट इज़ द नीड ऑफ द आवर कि वो EVs के ऊपर जो है ट्रांजिशन दिखना यहाँ पर शुरू हो जाए।
ईवीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इस समय पोल्यूशन को देखते हुए हम पेट्रोल डीजल जो है उसके ऊपर हम थोड़ा सा रिलाई अब कम करते हैं। और आजकल तो जैसे आप खबरें भी सुन रहे हो कि गैस सिलेंडर्स महंगे कर दिए गए हैं, गैस का सप्लाई कम कर दिया गया है, पेट्रोल डीजल गाड़ी में अगर खाली है तो फटाफट से भरवा लो, ज़्यादा गाड़ी को खाली होने का वेट मत करो। ऐसे समय में हमारे पास पेट्रोल डीजल का सप्लाई कम हो रहा है, और आपको पता है किसी चीज़ का सप्लाई कम हो, डिमांड ज़्यादा हो, तो फिर वो अपने लिए प्राइजेस भी ज़्यादा कमांड करता है। तो ऐसे टाइम पे अब आपको लग रहा है कि ईवी का तो और डिमांड बढ़ने वाला है। तो ईवी जो है अब अपने जो ग्रोथ स्टेज में था, मान लो ग्रोथ स्टेज इतना, अभी तक अगर ईवी यहाँ पर स्टैंड करता था तो अब इसका और ग्रोथ होने वाला है। सो पॉडकास्ट एंड ईवीज़ के रिस्पेक्ट में हम आज के टाइम पे ग्रोथ स्टेज में चल रहे हैं। इसके बाद मेरा बच्चा अगली स्टेज मेरे पास आती है। पहले मैंने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया, पहले मैंने मार्केट में अपनी चीज़ को इंट्रोड्यूस किया, अब मैं धीरे धीरे ग्रो कर रही हूँ, और ग्रो करते करते अब मैं क्या हो गई हूँ, या मेरा प्रोडक्ट क्या हो गया है, मैच्योरिटी स्टेज पर आ गया है। मैच्योरिटी स्टेज पर आने का मतलब क्या है, अब लोगों की नज़रों में आपका प्रोडक्ट बच्चा बच्चा जानता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एग्ज़ाम्पल अगर हमें लेना हो तो वो बनता है कोका कोला, पेप्सी, डेयरी मिल्क की चॉकलेट्स। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे मैच्योरिटी स्टेज पर काम कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट मैच्योर हो चुके हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, हमारे पास मैच्योरिटी के बाद अगर हम ह्यूमन लाइफ साइकिल की भी बात करें, मैच्योरिटी के बाद अगला जो स्टेज आता है वो एजिंग का आता है, यानी कि हमारे लिए वो अब स्टेज डिक्लाइन कहलाता है पीएलसी के रिस्पेक्ट में। तो अगर मेरे कोका कोला को, मेरे पेप्सी को ये पता है कि हम तो मैच्योरिटी पे रह रहे हैं, अगला स्टेज हमारे लिए डिक्लाइन है, तो क्या कोका कोला और पेप्सी खुद को डिक्लाइन से बचाने के लिए कुछ नहीं करेगा? वो करेगा। यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन या ग्रोथ पे है तो और उसको ग्रो करने के लिए तब भी आपको और ज़्यादा एडवर्टाइज करना पड़ेगा, और अगर आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी मैच्योर हो चुका है तो उस सेल्स को आपको मेंटेन करने के लिए अब एडवर्टाइज करना पड़ेगा। एडवर्टाइज तो आपको दोनों ही केसेस में करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आज कोका कोला अपने आप को एडवर्टाइजमेंट्स में नहीं इंडल्ज करेगा, पेप्सी अपने आप को इंडल्ज नहीं करेगा, तो कैंपा एक वक्त पर आया था, और अगर ये लोग हल्के पड़ गए होते तो शायद कोई और प्रोडक्ट इनकी जगह ले चुका होता। सो हमारे पास अगर हमारा प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज में है, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि अब उस मैच्योर्ड सेल्स को मेंटेन करने के लिए भी हम एडवर्टाइजमेंट्स का सहारा ले लें। आज की क्लास में मैं आपको कोका कोला का ही केस स्टडी दिखाऊंगी कि इन लोगों ने किस तरह से अपनी मार्केट को कैप्चर करके रखा हुआ है, और जो कैप्चर्ड मार्केट है या जो कैप्चर्ड मार्केट शेयर है उसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या करते हैं। बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स आते हैं, पर जो संतुष्टि खाने के साथ एक कप, जब तक हमको कोका कोला ना मिले, माज़ा भी होगी पर माज़ा से वो मुझे मज़ा नहीं आएगा जो मुझे कोका कोला के होने से आएगा। घर में चले जाओ किसी के, माज़ा नहीं आपको वो सर्व करेंगे, कोक, पेप्सी, थम्स अप, यही चलता है मार्केट में, यही चलता है घरों में। मतलब सब्स्टिट्यूट्स तो ड्रिंक्स के इतने सारे हैं, बट स्टिल ऐसा इसने क्या कर रखा है कि अपना मैच्योरिटी स्टेज पे होने के बाद भी अगला जो डिक्लाइन होना चाहिए वो डिक्लाइन पर जा ही नहीं रहा है। तो अगर आपको अपने हिसाब से, अपनी सपने के हिसाब से, या अपनी डिज़ायर्ड सेल्स आपको रिसीव हो चुकी हैं, आपने अपनी डिज़ायर्ड सेल्स अचीव कर ली हैं, तो अब आपको उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। आज मैंने कहा कि मेरे इको में, या वैभव सर कहें मेरा कॉस्टिंग, या अश्मीत सर कहें मेरा लॉ, हमारी इन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी कमांड आ गई है, तो क्या अब हम उस चीज़ को छोड़ दें? अब कमांड आ गई है, सो व्हाट, अब आगे करने का तो कुछ हमें मिलता ही नहीं है, अब तो कमांड आ गई है, हम बहुत अच्छा। नहीं, हम ऐसा कर सकते, हमको अपने उस स्टैंडर्ड को मेंटेन भी करना है। आज अगर एक बार 90s में नंबर आ गए तो बस कहानी ख़त्म, हमको उस चीज़ को मेंटेन करना है। और मेंटेन कब होगा? यहाँ पर बेटा ज़रूरत होती है चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने की। आपका प्रोडक्ट लोगों की नज़रों में मैच्योरिटी स्टेज आने के बाद भी बसा हुआ है, तो कब वो बसा रहेगा? जब आप सेम प्रोडक्ट ज़िंदगी भर देते रहोगे, या उसी प्रोडक्ट में आप कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएट करोगे। आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, चाहे आप उसकी पैकेजिंग को डिफ्रेंशिएट करो, चाहे आप उसको
टेस्ट में डिफ्रेंशिएट करो, चाहे आप कलर में डिफ्रेंशिएट करो, आपको अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना ही पड़ेगा। आप उसको जो है बीच में नहीं छोड़ सकते। आप अपने उस प्रोडक्ट को जो है डिफ्रेंशिएट आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत जल्दी लोगों की नज़रों से गायब हो जाएगा, वो उतर जाएगा। डिफ्रेंशिएट कैसे होते हैं, आप एग्जाम्पल लो। आप सब ने ना किंडर जॉय ज़रूर खाया होगा। बचपन में मेरे टाइम पे किंडर जॉय जो है ना वो ब्लू कलर में आता था। आज के टाइम पे किंडर जॉय पिंक कलर में भी आने लग गया है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्रेंसिएशन। मैं जब अपने टाइम पे कंज्यूम कर रही थी, मैं ब्लू कलर का कंज्यूम करती थी। उसमें टॉयज़ का भी कुछ ऐसा नहीं होता था, सब मिक्स एंड मैच टॉयज़ होते थे, चाहे वो गर्ल्स के हों चाहे वो बॉयज़ के हों। अभी कुछ समय पहले, अब पुरानी बात हो गई है, 1-1.5 साल पहले, मैं अपनी बेटी के लिए घर पे जा रही हूँ, और ये एग्जाम्पल मैं हमेशा सबको हर बैच में दे रही हूँ कि क्या मैं अपने घर पे जा रही हूँ, अपनी बेटी के लिए किंडर जॉय लेके चली जाती हूँ, मुझे नहीं पता कि वो पिंक कलर में भी आ गया है। मैं ब्लू कलर का ही बाय कर लेती हूँ, उन्होंने मुझे दिया, मैंने ले लिया। उन्होंने मुझे पकड़ाया ही ब्लू कलर का, मुझे तो पता ही नहीं है पिंक भी आता है। उन्होंने मुझे, दुकानदार ने ब्लू कलर पकड़ाया, मैंने जाके अपनी बेटी को दे दिया। कहती मम्मा ये तो ब्लू कलर है। मैंने कहा हाँ तो और कौन सा आता है? कहती मम्मा पिंक भी आता है। मैंने कहा अच्छा ये कब आने लगा? कहती मम्मा पिंक इज़ फॉर गर्ल्स, उसमें जो टॉय निकलता है ना वो गर्ल्स के लिए होता है, उसमें रिंग निकलती है मम्मा, उसमें जो है ना छोटे छोटे नेकलेस निकलते हैं, उसमें मम्मा छोटी छोटी पावर गर्ल्स, सुपर गर्ल्स निकलती हैं, ये तो मम्मा बॉयज़ के लिए होता है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। आज मुझे बताओ, किंडर जॉय वही काम करता रहे, वही दो जो है आपकी चॉकलेट बॉल्स दो वही प्रोवाइड करे, वही पैकेजिंग में प्रोवाइड करे, कितने समय चल जाएगा? पर आज की जनरेशन भी उसको कंज्यूम करे। वक्त बदलने के साथ भी किंडर जॉय का अभी भी उतना ही फेवरेटिज्म रहे। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर दैट कंपनी कि वो अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करे। अब उसने क्या किया, जैसी हरकत मेरे बच्चे ने की वैसी हरकत दुनिया करेगी, दुनिया के बच्चे करेंगे कि अब पिंक इज़ फॉर गर्ल्स एंड ब्लू इज़ फॉर बॉयज़, और इनकी सेल्स इसी नाम से बढ़ जाती हैं। अब बच्चा उस चीज़ को खरीदता ही इसलिए, उसमें जो क्वांटिटी आती है वो तो कुछ ऐसी है ही नहीं, 50 रुपये 55 रुपये लाइक तो वो है ही नहीं, वो टॉयज़ के चक्कर में ज़्यादा बिकता है। पहले टॉयज़ भी एक ही तरह के आते थे, धीरे धीरे इन्होंने टॉयज़ भी अलग अलग करने शुरू कर दिए। सो ये है डिफ्रेंसिएशन, यानी कि आप मार्केट से डिक्लाइन ना करो, आप मार्केट से एग्जिट ना करो। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर कंपनी कि आप अगर मैच्योरिटी स्टेज में हो तो भी आप सेल्स के ऊपर फोकस करो, और वो आप कैसे करोगे उसको मेंटेन करने की कोशिश करोगे, एडवर्टाइज करके, प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करके। और फिर उसके बाद क्या आती है अगली स्टेज, लास्ट स्टेज ऑफ पीएलसी क्या आती है, उसका नाम है एजिंग या डिक्लाइन। सो डिक्लाइन में अब क्या होता है आज के टाइम पे, इफ़ आई हैव टू गिव यू एन एग्जांपल, जो प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज पर हो, आपने कभी नाम सुना है बेटा, हमारे टाइम पे ना नेट ऐसे नहीं आता था जैसे आप आज इस्तेमाल कर रहे हो। पहले डोंगल चला करते थे, एंड डोंगल कैसे होते थे, पेन ड्राइव जैसे होते थे, छोटी सी डिवाइस होती थी, पता है। आप घर जाइएगा अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, या आपके कोई बड़े बहन भाई हो उनसे पूछिएगा, डोंगल चलते थे। वाईफाई आज के टाइम पे जो इंटरनेट जैसे आप इस्तेमाल कर रहे हो वो वैसा नहीं होता था। आपको लैपटॉप्स के साथ या कंप्यूटर्स के साथ पेन ड्राइव जैसी डिवाइस होती थी डोंगल के नाम की, वो अटैच करनी पड़ती थी, और फिर उसी सिस्टम पे जहाँ आपने डोंगल अटैच किए वहीं पे नेट चलेगा, बाकी किसी पे नहीं चलता था। ये तो अब चले हैं वाईफाई। बेटा आज के टाइम पे जब से वाईफाई चले हैं डोंगल ख़त्म हो चुके हैं। आपने कभी नाम सुना है पेजर फोन्स का? पेजर डिक्लाइन हो चुके हैं, अब मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, पेजर नहीं चलते। आज के टाइम पे अगर हम बात करें किसकी, मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं MTNL फ़ोन्स की, MTNL के जो फ़ोन आते थे, लैंडलाइन जो फ़ोन आते थे, वो आज के टाइम पे मैच्योरिटी स्टेज पर हैं, डिक्लाइन ही हो रहे हैं। वो तो बस MTNL और BSNL, क्योंकि सरकारी कंपनियां और सरकारी ऑफिसेज में ये सरकारी फ़ोन लगे हुए ज़रूरी है, मैंडेटरी है, तो ये कंपनियां चल रही हैं, नहीं तो कोई नहीं पूछता आज के टाइम पे इनको। ये अपने मैच्योरिटी पर खड़ी हुई हैं। वहीं पे अगर हम बात करें पेजर की, डोंगल की, या फिर हम बात करें आपके पेरेंट्स की जब शादी हुई होगी ना, उनकी जो शादी की कैसेट बनी होगी ना, वो पता है किस में चलाते होंगे? VCR में चलाते थे। आज ये भी जाके पूछिएगा। VCR कैसेट होती थी ब्लैक कलर की, आपके पेरेंट्स की जो मैरिज शादी हुई होगी ब्लैक कलर की कैसेट्स आती थी, VCR में डलती थी। आज के टाइम पे VCR नहीं चलते। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं VCR, मैंने कहा कि मुझे ना बिजनेस चालू करना है, और मैं पता है किसका बिजनेस चालू करूंगी? मैं तो VCR बना के बेचूंगी। चलेगा मेरा बिजनेस? नहीं चलेगा।
तो मुझको बताओ, अगर मेरा कोई प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज पर है तो मुझे उससे क्या करना चाहिए? मुझे फटाफट से, मुझे दिख रहा है कि अभी तक सेल्स कम हो गई है, इस चीज़ की डिमांड नहीं है, आगे जाके तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्या बेटा मुझे फटाफट से उससे पैसा निकलवा लेना चाहिए जितना पैसा निकलवा सकती हूँ? यस, इसको हम बोलते हैं। अब मुझे ये लेमैन्स लैंग्वेज में पता है कि जो बिजनेस मेरा डूब रहा है, फटाफट से उससे जितना पैसे की रिकवरी करवा सकते हो कर लो। इसको हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की लैंग्वेज में बोलते हैं, ये हमारे मिल्किंग काउज हैं, ये हमारे कैश काउज हैं, ये हमारी कैश काउ है। और काउ, अगर हम बहुत जनरल सेंस में बात करें, काउ हमें जो है वो मिल्क दे रही है। तो ये वाले जो हमारे बिजनेसेस हैं ना, इनसे आप जितना मिल्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, यानी कि आप इनसे डूबते हुए बिजनेस से जितना पैसा निकलवा सकते हो उतना निकलवाने की कोशिश कर लो, वरना आगे चल के तो जो अभी मिल रहा है ना वो भी नहीं मिलेगा। और जो पैसा आएगा ना उसको आप किसी और प्रोस्पेक्टिव, फ्यूचर में जिसका अच्छा प्रोस्पेक्ट हो बिजनेस चलने का, आप उसके अंदर उस पैसे को लगा लीजिए। इसको हम बोलते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं वो अपने डिक्लाइनिंग स्टेज पर है। हम और क्या बोलते हैं यहाँ पे, हमें रिट्रेंचमेंट करना चाहिए। ये रिट्रेंचमेंट क्या होता है ये भी अभी हम सीखेंगे क्या होता है। जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया ना कि जो पैसा डूब रहा, जो बिजनेस डूब रहा है, जो प्रोडक्ट डूब रहा है, उसमें से आप जितना पैसा निकलवा सकते हो वो निकाल लो और उस पैसे की मदद से कहीं और अच्छे बिजनेस में उस पैसे को लगा के वहाँ से आप पैसा कमाओ। इसको हम रिट्रेंचमेंट बोलते हैं। अगर आपने अभी भी पैसा नहीं निकाला ना उस बिजनेस से जो डूब रहा है, तो अभी निकाल लेते तो बेटर, क्योंकि नहीं निकाला तो आगे आपका इसकी उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है। अब तो आपको अपने बिजनेस को लिक्विडेट ही करना पड़ेगा। सो ये सब स्टेजेस हैं अलग अलग, किस वक्त पर कौन सी हमें स्टेज पे कौन से प्रोडक्ट के साथ कैसा डिसीजन लेना है वो मुझे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बताता है। अब आप एक काम करेंगे, आज हैं बुक्स आपके पास? हाँ, आज आपके पास बुक्स है ना, मिल गई? चलो, तो अब आप एक काम करो, ऑनलाइन बताओ पहले मुझे यहाँ तक, क्या मेरी बात समझ में आई आपको? चिराग, आपका जो ऐप है ना सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर पीडीएफ अपलोड होगा, ठीक है? तो आप तो वहाँ से देख सकते हो। चलो, जब तक बुक्स आ रही हैं आप ना मेरी हेल्प करना। ये काम आपको कहाँ पे करना है? ये काम आपको पेज 44 के सामने करना है, ठीक है? क्या करना है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब तक बुक्स नहीं आ रही, यू पीपल जस्ट हेल्प मी आउट, मेरे को मेरा कॉन्सेप्ट बनाने में मेरी मदद करना, ठीक है? ठीक है, आपको क्या करना है, जब बुक्स मिलेंगी टोटल 5 कॉलम्स बनाने हैं आपने अपनी बुक में। देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। सो सबसे पहले मेरे पास क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आई विल राइट बेसिस, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगी इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैं यहाँ पर अगली स्टेज का नाम लिखूँगी ग्रोथ, उसके बाद अगली स्टेज का नाम मैं लिखूँगी मैच्योरिटी, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज का नाम मैं लिखूँगी डिक्लाइन। तो बुक्स नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, अभी मिल जाएंगी तब नोट कर लेना। तब तक आप मेरा काम करवा दो, मुझे ये कॉन्सेप्ट पूरा करवा दो। मुझे बताना बेटा, अब अभी देंगे? दे दीजिए फिर। अच्छा, मेरे पास एक्चुअली बुक दूसरी है ना, एक मुझे भी दे दीजिए। $38। चले, मेरी मदद करना बेटा, बहुत मज़ा आएगा। आप ये देखोगे आपके पास नोट्स कितने मस्त तरीके से रेडी हो जाएंगे। पहला पॉइंट मैं ले रही हूँ बेटा, सेल्स ग्रोथ। यू पीपल लेट मी नो, मुझे बताओ, जब कोई प्रोडक्ट अपने इंट्रोडक्शन स्टेज पर है तो उसकी सेल्स कम होंगी या ज़्यादा होंगी? अगर कोई प्रोडक्ट अपने इंट्रो स्टेज पर है तो सेल्स कम होंगी या ज़्यादा होंगी? कम होंगी। सेल्स होंगी स्लो। अभी लोगों को पता ही नहीं है ना, तो हम कैसे उम्मीद कर लें कि सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी? सेल्स होंगी स्लो।
अब बेटा मुझे बताओ, ग्रोथ स्टेज में अब वो प्रोडक्ट आ गया, तो अब उस प्रोडक्ट की सेल्स पहले से कम, पहले से ज़्यादा, या पहले के बराबर? पहले से ज़्यादा। यानी कि अब मेरे पास जो सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिल रहा है, रैपिड सेल्स ग्रोथ हो रही है व्हेन द प्रोडक्ट इज इन द ग्रोथ स्टेज। समझ में आई बात? उसके बाद अगला पॉइंट देखें, मुझे बताओ मैच्योरिटी के केस पे कोका कोला पेप्सी मैच्योरिटी स्टेज पर है, तो सेल्स बताओ इनकी क्या एक स्टेबल हो चुकी हैं? क्या स्टेबल हो चुकी हैं या पहले से भी कम है? इनकी जो सेल्स हैं वो स्टेबल हो चुकी हैं। अब इनको पक्का पक्का पता है इंडिया में मेरे एक साल में इतने करोड़ यूनिट्स जाते हैं, मेरा इस देश में इतने करोड़ लाख यूनिट्स जाते हैं, इनकी सेल्स अब स्टेबल हो चुकी हैं, मार्केट में ये अपना नाम कमा चुकी हैं, ये बना चुकी हैं। और जल्दी से बताओ, अगर मैं बात करूं डिक्लाइन की, तो क्या अब सेल्स होंगी? कम होंगी। यानी कि मेरे पास नो या स्लो सेल्स हैं, नो या लो सेल्स हैं। सेल्स पहले से कम हो रही हैं या बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं? यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट बनता है सेल्स ग्रोथ का। अच्छा मैं बोलती हूँ चिराग, ठीक है? सुनील भैया एक काम और करेंगे, आप ना एक बार रवि सर को बोलना कि सॉफ्टवेयर पे बुक का PDF डलवा देंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं है, एक बार कंफर्म कर लो है या नहीं है। नहीं है तो अपलोड करवा दीजिए। ठीक है चिराग, मैसेज कन्वे कर दिया है। डन विद द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट हमें समझ में आया, लर्न तो मैं करवाऊंगी अभी, समझ में आया? आओ ज़रा इतनी सी बात को एक बार हम आपसे बुक में देखते हैं। चेक करेंगे ऑन पेज नंबर 38। फर्स्ट स्टेज PLC का होता है इंट्रोडक्शन, और इसमें देखो बेटा सेल्स ग्रोथ के रिस्पेक्ट में क्या यही लिखा है, स्लो सेल्स ग्रोथ। सेकेंड स्टेज में, ग्रोथ स्टेज में हमारे पास रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस है, यानी कि मेरी सेल्स जो है वो बढ़ रही हैं, डिमांड एक्सपैंड हो रही है। सेल्स का बढ़ना यानी कि डिमांड बढ़ रही है तभी तो सेल्स बढ़ रही हैं, कहने के दो अलग तरीके हैं। तो जो मैं आपको लिखवा रही हूँ वो आपको सेम चीज़ें आपकी बुक में मिलेंगी, बल्कि आप ये देखो कि काम मेरा ही बढ़ता है जब मैं आपको दो दो बार लिखवा रही हूँ। ऑब्वियसली जो चीज़ बुक में लिखी है वो तो आप बुक से भी पढ़ सकते थे, बट स्टिल मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, दिस इज़ माय वे ऑफ टीचिंग थ्योरी सब्जेक्ट, कि जब बच्चा खुद क्लास में लिखता है ना कहीं वो दिमाग में ज़्यादा समय तक रहता है। आगे देखो, थर्ड स्टेज में अगर मैं मैच्योरिटी स्टेज की बात करूं तो मुझे बताओ यहाँ पर हमने क्या लिखा, मेरे मैच्योरिटी स्टेज में सेल्स जो है वो स्टेबल हो चुकी हैं, यहाँ पे मेरी मार्केट स्टेबलाइज हो चुकी है, मार्केट मेरी स्टेबल हो चुकी है। और डिक्लाइन में क्या है, सेल्स में डाउनवर्ड ड्रिफ्ट दिख रहा है, यानी कि अब वो स्टीपली जो है सेल्स मेरी गिरना चालू हो गई हैं, सेल्स फॉल डाउन शार्पली। समझ में आ रही है बात? बोलो क्या फर्स्ट पॉइंट हमें समझ में आया? समझ में आया। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, अगला पॉइंट अब हम लिखेंगे, अगले पॉइंट पर अब हम चर्चा करेंगे कस्टमर अवेयरनेस। कस्टमर अवेयरनेस पर हम आएंगे। मुझे बताओ कस्टमर अवेयरनेस के रिस्पेक्ट में इंट्रोडक्शन में मेरे कस्टमर को अवेयरनेस है क्या मेरे प्रोडक्ट की? क्या उन्हें पता है? पता है कि नहीं पता? नहीं पता। तो क्या लिखूं? मैं लिखूंगी कस्टमर अवेयरनेस यहाँ पर अभी लो है, कम है। यहाँ पे अभी मेरा कस्टमर बहुत ज़्यादा अभी मेरे प्रोडक्ट के बारे में उसे जानकारी नहीं है, मुझे बताना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा। कोई भी नई गेम मार्केट में लॉन्च होती है, एडवर्टीजमेंट्स उसकी की जाती हैं, उसका आप जो है यूट्यूब देख रहे हो तो बीच में ऐड आ जाएगी उस चीज़ की, फ़ोन पे कोई गेम खेल रहे हो तो फिर ऐड आ जाती है उस गेम की, तभी तो मुझे पता चलता है और फिर मैं उसको डाउनलोड करने बैठती हूँ। तो शुरू में मुझे खुद से कहाँ पता था, मुझे खुद बताना पड़ेगा लोगों को। इंट्रोडक्शन स्टेज में कस्टमर अवेयरनेस बहुत लो होती है। और बेटा जैसे जैसे मेरा प्रोडक्ट अब ग्रोथ स्टेज की तरफ जा रहा है, आप मुझे बता पाओगे लोगों को पता है या नहीं पता?
अब पता लगने लग गया है, यानी कि अब जो अवेयरनेस है वो इंक्रीजिंग हो रही है, इंक्रीजिंग अवेयरनेस है, या कह लो कि अवेयरनेस राइज हो रही है। इंक्रीजिंग या राइजिंग, कुछ भी आप लिखो, इंक्रीजिंग या राइजिंग अवेयरनेस, अब पहले से ज़्यादा लोगों को पता चलने लगा है। अब लोगों को पता चलने लगा है क्या, कि हमारे पास पॉडकास्ट नाम की भी कोई चीज़ है, पहले नहीं पता था, अब पता लगने लगा है। और बेटा मुझे बताओ, मैच्योरिटी तक आते आते प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट अब क्या सबको पता है, अब क्या मेरा कस्टमर हाईली अवेयर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जो है वो हो चुकी है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। क्लियर है जी बात। और उसके बाद डिक्लाइनिंग स्टेज में अब आप मुझे बताओ, क्या कस्टमर अभी भी आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो कर रहा है? क्या कस्टमर अभी भी आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो कर रहा है? आज मैं वीसीआर बेचूं, डोंगल बेचूं, खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। यानी कि कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है वो डिक्लाइन हो रहा है, जो उसकी अवेयरनेस थी अब हमारे प्रोडक्ट को लेके वो कम जागरूक है। हमारा सब्स्टिट्यूट जो उसको मार्केट में और अच्छे फीचर्स के साथ मिल रहा होगा, अब वो उसकी तरफ इंटरेस्टेड है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग कस्टमर, डिक्लाइनिंग कस्टमर इंटरेस्ट, डिक्लाइनिंग कस्टमर इंटरेस्ट। आगे करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। इतनी सी बात, ये वाला पॉइंट एक बार पहले बुक से देखते हैं, क्या बुक में यही वाली लैंग्वेज हमें इस्तेमाल हुई दिख रही है या नहीं। आइएगा चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखा है, फिर से मुझे रिवाइज करवा दो, बुक में नहीं देखना। इंट्रोडक्शन पे कस्टमर अवेयर है या नहीं है? नहीं है। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ कस्टमर्स। क्या हम हर एक पॉइंट को कवर कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कवर हम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बेटा, नंबर दिलवाने हैं मैंने आपको। तो प्लीज़ ध्यान से फोकस्ड होके पढ़ लो, घर पे रिवाइज कर लो। सिर्फ इतना ही मैं आपको लर्न जब यहाँ पे करवा के जा रही हूँ, उसके बाद मुझे नहीं बचता कि घर पे हम खुद उसको सिर्फ न्यूज़पेपर की तरह रीड करने के लिए भी हम इंटरेस्ट ना दिखाएं। क्योंकि थ्योरी पेपर है ना, तो बच्चे को मोटिवेट ज़्यादा करना पड़ता है पढ़ने के लिए। प्रैक्टिकल में कैलकुलेटर पर हाथ हमारे चल जाते हैं, MCQ में मन लग जाता है, थ्योरी में कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आती है। इसीलिए मैं क्लास में इतना बोल रही हूँ, क्लास में लिखवा रही हूँ, नोट्स बनवा रही हूँ। कल एक टॉपिक किया, उसका नोट्स बनवाया, आज कर रहे हैं, आज उसके भी हम नोट्स बनवा रहे हैं। ओनली फॉर योर सेक, ओनली फॉर योर बेनिफिट। तो प्लीज़ जितने एफर्ट्स मैं डाल सकती हूँ मैं डाल रही हूँ। इवन इफ़ यू फील लाइक कि नहीं मैम थोड़ा सा और इस टॉपिक पे, थोड़ा सा और इसमें आप कुछ हमें और ऐड ऑन करके, तो यू पीपल हैव ऑल द राइट्स टू लेट मी नो। ये मैं आपसे फाउंडेशन में भी बोलती थी। अगर आपको लगे कि नहीं मैम इस टॉपिक में ज़्यादा हमें फोकस चाहिए, इसमें हमें हेल्प कर दो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। पर पढ़ना तो बेटा अल्टीमेटली आप ही को पड़ेगा, नंबर तो आप ही ने खींचने हैं, लिखने का काम आप ही का है। तो हमने फर्स्ट स्टेज में क्या देखा? लैक ऑफ अवेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ कस्टमर्स। जल्दी से बताओ बेटा, अब हम धीरे धीरे इंट्रो पे थे और अब हम धीरे धीरे ग्रोथ पे जा रहे हैं, तो अवेयरनेस पहले से ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? पहले से ज़्यादा हो रहा है। कस्टमर हैज़ नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, और अब वो मेरे प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड है। आगे चलें। अब मेरा प्रोडक्ट चला गया कहाँ पर? मैच्योरिटी स्टेज पर। अब मुझे बताओ, मैच्योरिटी स्टेज पे कस्टमर को ऑलरेडी पता है कि नहीं पता? बहुत ज़्यादा पता है। अब मेरी मार्केट स्टेबलाइज हो चुकी है। अब जो है यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस को अपने उस चीज़ को मेंटेन करने पे फोकस जो है वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट चेक करेंगे। अब इसमें अलग से इन्होंने कस्टमर अवेयरनेस के लिए पॉइंट नहीं बनाया, आप लिखना चाहो तो ज़रूर लिख सकते हो। तो आपको जो मैं लिखवा रही हूँ वो एक्स्ट्रा ही लिखवा रही हूँ, बुक में आपको शायद उतनी चीज़ें ना मिले। अगला लास्ट स्टेज पे देखो, डिक्लाइन की अगर हम बात करें, तो अब मुझे बताओ बेटा, आपका कस्टमर क्या अभी भी आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है? डिक्लाइन स्टेज में अब वो आपके प्रोडक्ट में जो है इंटरेस्टेड नहीं है। यानी कि क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? क्योंकि मार्केट में आपके प्रोडक्ट का एक बेहतर सब्स्टिट्यूट आ चुका है, एंड द कस्टमर इज रेडी टू रिप्लेस वॉट एवर यू वर प्रोवाइडिंग टू योर कस्टमर अर्लियर। अब मेरा कस्टमर नए प्रोडक्ट को लेकर आ रहा है, एग्जिस्टिंग मेरे प्रोडक्ट को रिप्लेस कर रहा है, तभी तो मेरा कस्टमर
का इंटरेस्ट मेरे प्रोडक्ट में डिक्लाइन हो गया, ये कहने का दूसरा तरीका है। डिक्लाइन इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि कस्टमर इज नॉट परचेजिंग माई प्रोडक्ट एनी मोर एंड हैज़ बीन शिफ्टेड टूवर्ड्स सम अनदर प्रोडक्ट, कहने का दूसरा तरीका है। क्या मेरी बात आपको यहाँ पर समझ में आई? और अब हम बनाएंगे अपना अगला नेक्स्ट पॉइंट जो है अब हम बनाने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब हम बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। थर्ड पॉइंट अब हम बनाएंगे बेटा कंपटीशन का। मुझे बताओ, जब प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज पर है तो क्या हमारे पास कॉम्पिटिटर्स, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं? कम होंगे। शुरुआत में मेरे पास कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि अभी लोगों को पता नहीं है ना मार्केट में क्या है। जैसे ही पता लगने लगेगा अब कॉम्पिटिटर भी कहेगा मैं भी बना लेता हूँ, मैं भी बना लेता हूँ। आपको पता है, अगर आपको पता हो यूट्यूब, आपको क्या लगता है यूट्यूब जैसा है वैसे ही था? क्या मैंने आपके साथ फाउंडेशन में शेयर किया था यूट्यूब का? हाँ बताया था, बताया था। हाँ आप आए नहीं होंगे प्राची उस दिन। सुनो दोबारा, यूट्यूब जैसा है वैसा नहीं था। यूट्यूब तो एक डेटिंग ऐप था, ठीक है प्राची? सुनो मेरे बेटा, यूट्यूब, सिर्फ आपके लिए बता रही हूँ, यूट्यूब स्टार्टेड एज, चेक करो यूट्यूब कैसे स्टार्ट हुआ था। यूट्यूब तो बेटा जी एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप थी, ट्यून इन हुकअप। ये जैसा आप यूट्यूब को देख रहे हैं कभी वैसा था ही नहीं। जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट में, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज अ डेटिंग ऐप। किस नाम से? ट्यून इन हुकअप। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसको रियलाइज हुआ डेटिंग ऐप्स धीरे धीरे और मार्केट में बढ़ रही थी। डेटिंग ऐप्स के बारे में मुझसे ज़्यादा आपको भली भांति पता होगा। स्वाइप लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, शो इंटरेस्ट, नहीं, सब पता होगा, है ना? सो अब यूट्यूब को क्या लगा, यूट्यूब के पास अब धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा था। अब उसको समझ में आ रहा है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो कोई यूनिक काम नहीं है, एंड धीरे धीरे इट शिफ्टेड इट्स बेस। और उसके बाद उसने क्या किया, लोगों को बोला आप वीडियोस अपलोड करो, कैसी भी वीडियो आप अपलोड करो, आप पढ़ाने की करो, आप खाना बनाने की करो, आप अपनी जो है वीडियोस अपलोड करो। एंड धीरे 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 इसने अपना मार्केट शेयर को कैप्चर ज़्यादा कर लिया, बढ़ा लिया। आज आप मुझे बताओ, जो यूट्यूब आपको प्रोवाइड कर रहा है क्या कोई और प्रोवाइड कर रहा है? कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। एक टाइम था गूगल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, गूगल से पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत इस्तेमाल होता था। एक्सप्लोरर तो अब ख़त्म ही हो चुका है। और आज के टाइम पे यूट्यूब भी, अगर अब हम बात करें ना, अपनी मैच्योरिटी पे आ चुका है, क्योंकि हर कोई अब चैट जीपीटी ले रहा है, हर कोई अब आज के टाइम पे जेमिनाई यूज़ कर रहा है। ये भी गूगल भी अब अपने आज के टाइम की अगर हम बात करें, ये भी अब मैच्योरिटी पे आ गया। अब अपने आप को स्टेबल रखने के लिए ये क्या करेगा, चैट जीपीटी पे ज़्यादा लोग शिफ्ट ना हो, गूगल पे अभी भी नंबर ऑफ सर्चेस उतने ही रहे जितने पहले थे। अब गूगल को अपने उस मार्केट शेयर जो कि वो मैच्योरिटी पे आ चुका है, अब उसको एटलीस्ट मेंटेन करना पड़ेगा। अगर मेंटेन नहीं किया तो जीपीटी खड़ा हुआ है कंपटीशन में। शुरू में कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, जब तक एक्सप्लोरर का कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, बढ़िया चल रहा था। उसके बाद जब गूगल आया, अपने आप को संभाल नहीं पाया, एक समय आया गायब हो गया, खत्म ही हो गया है। ऐसे ही आज गूगल का हाल चल रहा है। सो जब भी बेटा जी कोई प्रोडक्ट हमारे पास इंट्रो स्टेज पर होता है, उस टाइम पर उसके ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होते नहीं हैं। जब ये प्रोडक्ट मार्केट में हिट होने लगेगा, तब इसके कॉम्पिटिटर्स को समझ में आएगा, अच्छा दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय पीपल, चलो हम भी ट्राई करते हैं ना बनाने का। अब उसके कॉम्पिटिटर्स उठना शुरू होंगे। और फिर आप चेक करो, जब हमारे पास कोरोना आया, उस टाइम पे तो जो यूट्यूब का चलन चला, जो क्रेज़ हुआ, उस टाइम पे जो यूट्यूब पे जितने लोगों ने अपने चैनल्स बना लिए, वीडियोस अपलोड कर लिए, आज के टाइम पे अच्छा खासा कमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सौरभ जोशी, जानते हो आप उसको, हर कोई जानता है। उसने कब से अपना काम शुरू किया, अगर आप कभी चेक करो, वो कोरोना के आसपास ही था, वो 17-18 से लगा हुआ है। पर जैसे ही कोरोना आया, हर व्यक्ति वेला हो गया, सबने यूट्यूब ऑन करना चालू कर दिया। उस टाइम पे लोगों के व्यूज़ बढ़ने शुरू हो गए, और उस टाइम से जितने लोग चढ़ गए। उसके बाद आज हम ट्राई कर लेना, तो यूट्यूब पे मैं अपनी एक वीडियो डाल दूँ ना, चलती नहीं है, 4 व्यूज़ नहीं आते। आप भी ट्राई कर लेना, क्योंकि अब इतना ज़्यादा उसके ऊपर मटेरियल है, कंटेंट है, लोग हैं, कि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, मेरी वीडियो आपकी नज़रों तक नहीं पहुंच पाएगी। उससे पहले ऑलरेडी जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही हैं वो आपकी नज़रों में आ जाएंगी, मैं तो कहीं दिखूंगी भी नहीं।
सो कंपटीशन की अगर मैं बात करूं, हमारे पास शुरुआत में जो कंपटीशन होता है वो लो होता है, या कह लो कि मिनिमम होता है, मिनिमम होता है। उसके बाद जैसे जैसे बेटा प्रोडक्ट बढ़ेगा, अपनी ग्रोथ स्टेज पे जाएगा, क्या कंपटीशन भी बढ़ता रहेगा? कंपटीशन भी बढ़ेगा। फिर से लिखो, कंपटीशन कैसा है? इंक्रीजिंग है कंपटीशन, राइजिंग कंपटीशन है। और उसके बाद जब मैं स्टेबल बनूं, अब मुझे बताओ कोका कोला और पेप्सी का कंपटीशन अब अटमोस्ट हाईएस्ट पर होगा, तो इसका कंपटीशन हाई है। क्या इसके रिस्पेक्ट में मैंने आपको कोका कोला और पेप्सी की एडवर्टीजमेंट दिखाई थी? हाँ, वो जो एक लड़का होता है, हाँ दिखाई थी ना वो ऐड? दिखाई थी, नहीं देखी थी? पक्का नहीं, मुझे लगा शायद उस दिन आप एब्सेंट हो गए। तो वो भी मैंने आपको दिखाया था। तो जैसे ही कॉम्पिटिटर ने कुछ भी हल्का सा भी चेंज करने की कोशिश करी, सामने क्या होता है, कंपटीशन कोई देने के लिए आ जाता है। आप दिवाली के दिनों में चेक करो बेटा, ईयर एंड पे आप चेक करो, एक ब्रांड अगर सेल्स निकालेगा ना, दूसरा ब्रांड साथ में निकालेगा। दिवाली के दिनों में हर जगह पे सीजन एंड सेल, दिवाली धमाका, दिवाली बोनस, एक बंदा निकाल दे सेल। अब लोगों को पता है कि भैया यहाँ पे सेल है तो लोग एक बार ट्राई तो ज़रूर करेंगे, अब हर कोई निकालता है। कॉब का हिसाब तो क्या है, बाय 2 गेट 6, वो तो सीधा उसकी 12 महीने यही हिसाब रहता है, बाय 2 गेट 6। कोई भी आप ले लो, रिच लुक ले लो, कोई भी अच्छा ब्रांड ले लो, छोटा ब्रांड ले लो, कैसा भी ले लो, एक ने सेल निकाली ना तो सब निकालेंगे। यहाँ पर कंपटीशन अब बहुत हाई हो चुका है। सॉफ्ट ड्रिंक्स के मामले में तो हम देखें तो कोका कोला और पेप्सी को तो कोई और, थम्स अप, इन तीनों को तो कोई और टक्कर देता ही नहीं है। इनके बीच का कंपटीशन हाईएस्ट है, बहुत ज़्यादा है। और आज अगर हम टेलीकॉम की भी बात करें तो टेलीकॉम में जियो ने भी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। आज के टाइम पे जियो को भी टक्कर देने वाला और कोई रह नहीं गया है। कौन सी वो 2 कंपनीज थी जो मर्ज हो गई, आइडिया और वोडाफोन। आइडिया वोडाफोन दोनों मिलने के बाद भी उन्होंने जियो का क्या ही बिगाड़ लिया, कुछ ना बिगाड़ पाए। 2 कंपनीज एक समय पे, आइडिया और वोडाफोन, ऐसे नाम से बिकती थी। कहीं पे भी चले जाओ तुम्हारे नेटवर्क्स आएंगे, अच्छे से आएंगे, फ़ोन के नेटवर्क्स जो है वो आएंगे। आप कहीं पे भी बेसमेंट पे चले जाओ, आप बुर्ज खलीफा चले जाओ, ऐसी ऐसी वीडियोस बनती थी उस टाइम पे कि बेसमेंट में हम गए हुए हैं और बेसमेंट भी बहुत अंदर डीप है और देखो कनेक्शन आ रहे हैं। उस टाइम पे एयरटेल के नहीं आते थे, तो इन्होंने क्या किया, वोडा और आइडिया ने मिलकर क्या किया, अपनी एडवर्टीजमेंट्स निकाली, लोगों ने इनके ऊपर शिफ्ट किया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब जियो आने लगा ये दोनों आपस में मर्ज हो गए। आज मर्ज होने के बाद भी आप चेक करो, आइडिया वोडाफोन एक हो चुकी हैं, एयरटेल भी मार्केट में चल रही है। ये तीनों का मार्केट शेयर इतना नहीं है मिला के जितना अकेला जियो लेके बैठा हुआ है। तो इन चीज़ों को मेंटेन भी तो करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर हम कहते हैं हाईएस्ट कंपटीशन आपको मिलता है। और अगर हम डिक्लाइन की बात करें तो डिक्लाइन में हमारा प्रोडक्ट मार्केट से क्या हो रहा है, एग्जिट हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मेरा प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो गया तो मुझको एग्जिट लेना पड़ेगा। मेरा एग्जिट लेने का मतलब क्या है, मार्केट से मेरे कॉम्पिटिटर के लिए कॉम्पिटिशन कम हो गया। तो एग्जिट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, एग्जिट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे हम जरा मार्केट फोकस पे। मार्केट फोकस, मार्केट फोकस। अब शुरुआत में अगर कोई प्रोडक्ट अपने इंट्रो स्टेज पर है तो वो वाली कंपनी का फोकस किस बात पर होगा, उस कंपनी का फोकस किस बात पर होगा कि वो अपने कंज्यूमर्स को एजुकेट करे उनके प्रोडक्ट के बारे में। तो शुरुआत में तो मैं कहूँ कि मुझे सेल्स बढ़ानी है, हाँ ये मेरा फोकस है, पर सेल्स बढ़ेंगी कैसे, जब मैं लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करूँगी। तो शुरू में मार्केट का फोकस क्या है, टू एजुकेट कस्टमर्स। मुझे मेरे कस्टमर्स को बताना पड़ेगा कि मैं जो है क्या प्रोवाइड कर रही हूँ। मैं चाहे एडवर्टीजमेंट्स निकालूँ, मैं चाहे जो है फ्री सैम्पल्स बंटवाऊँ, मैं कुछ भी करूँ, मुझे अपने लोगों को पहले बताना पड़ेगा कि मार्केट में कुछ नया लॉन्च हुआ है। और अगर अपना प्रोडक्ट
ग्रोथ स्टेज पे है तो अब मेरा फोकस किस पे है, कंपनी का फोकस कि मैं उसको और ज़्यादा अपनी सेल्स को बढ़ाऊं। तो अब मेरा फोकस ग्रोथ स्टेज पे है, अपनी मार्केट को एक्सपैंड करने का, मार्केट शेयर को और ज़्यादा एक्सपैंड करने का। अब लोगों को पता चल चुका है, मेरा कस्टमर को पता चल चुका है कि मैंने कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया है। नाउ इट इज़ द टाइम फॉर मी, जहाँ पे मुझे अब अपने प्रोडक्ट के मार्केट सप्लाई को एक्सपैंड करना पड़ेगा, मेरे अपने कस्टमर बेस को और ज़्यादा अब जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। ईवी के बारे में अब लोगों को पता चल चुका है, तो अब मुझे ईवी की सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा। और अब यही तो मौका है ईवी कंपनीज़ के पास, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं जो ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स दे रहे हैं, यही तो इनके लिए बेस्ट टाइम है। इनका सीज़न होता है, दिवाली इनका सीज़न होता है, और अब इनका सीज़न चल रहा है जब पेट्रोल डीजल महंगे हो रहे हैं, अब फिर से इनका सीज़न जो है वो चल रहा है। तो अब दे विल ट्राई टू एक्सपैंड मार्केट, इसी चीज़ को अपना बेस बनाते हुए आगे देखेंगे। नेक्स्ट में अब मैं क्योंकि मैच्योरिटी स्टेज पे हूँ, तो मैच्योरिटी का मतलब है ऑलरेडी मेरा मार्केट जो शेयर मुझे जितना मिलना चाहिए था मुझे मिल चुका है। अब मेरा फोकस किस पे होगा, इस मार्केट शेयर को मेंटेन करके रखूं। क्योंकि अगर मैं रात को सो गई, अगर मैंने अच्छी नींद ले ली, तो मेरा कस्टमर तो जाग रहा है, वो मेरा मार्केट मुझसे कैप्चर कर लेगा। मतलब कोका कोला, थम्स अप, तुमको हमेशा जागते रहना पड़ेगा, आपको विजिलेंट वॉच रखनी पड़ेगी अपने कस्टमर पे, कहीं वो कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा कि आपका बना बनाया मार्केट स्ट्रक्चर आपसे छीन रहा है, आपका बना बनाया काम कस्टमर्स आपसे छीन रहा है। तो आपको अपने शेयर को जो बढ़ चुका है ग्रोथ स्टेज में, मैच्योरिटी स्टेज में, यू नीड टू मेंटेन दैट आपका जो क्या है मार्केट शेयर एज वेल। और उसके बाद जो डिक्लाइन होगा उसमें मार्केट शेयर क्या हो रहा है, उसमें तो मार्केट शेयर कम हो रहा है। तो अब हमें फोकस किस पे करना है कि भैया बहुत ज़्यादा हमें नुकसान हो रहा है, फटाफट से विड्रॉ कर लो मार्केट से अपना प्रोडक्ट, विड्रॉ प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट। अपने प्रोडक्ट को मार्केट से जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको विड्रॉ कर लो, अभी तो फिर भी आपको कुछ पैसा मिल जाएगा, और अगर वेट किया तो बिल्कुल बर्बाद जो है हम हो जाएंगे। चलेंगे नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे फिफ्थ पॉइंट, किसका, प्रोडक्ट का। अच्छा मुझे बताओ बेटा, अगर कोई प्रोडक्ट अपने इंट्रोडक्शन स्टेज पर है, अगर कोई प्रोडक्ट अपने इंट्रो स्टेज पर है, तो सोच के मुझे बताओ शुरुआत में हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाए, क्या श्योर शॉट गारंटी है? नहीं है। तो आपने जब अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया, जब आप सैम्पलिंग कर रहे थे, आप सैम्पल्स दे रहे थे लोगों को, आपने चाय पत्ती इंट्रोड्यूस की, आप छोटे छोटे जो है कप्स में चाय अपनी पिला रहे हो। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे कोई खाने वाली चीज़ होती है तो ऑन द स्पॉट आपको बना के थोड़ा सा जो है बोल में डाल के देते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? ताकि आपका फीडबैक वो ऑब्टेन कर पाए। और फीडबैक अगर बुरा आया तो दिल पे हाथ रख के, मुँह फुला के, कमरे में रजाई के नीचे रोने लग जाऊं, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं हो रहा, ऐसा करूंगी तो बिज़नेस करना आता है मुझे, क्या ये बिजनेसमैन एक अच्छे बिजनेसमैन की निशानी है कि किसी ने मुझे बुरा भला बोला और मैं एकदम से मायूस होकर बैठ गई? नहीं, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। बिजनेसमैन का मतलब क्या है, बिजनेस करने का मतलब क्या है? उतार चढ़ाव तो आपको देखने पड़ेंगे। आपने सोचा कि मैंने फर्स्ट ट्राई किया और मैं फर्स्ट ट्राई में सक्सेसफुल हो जाऊं, मैं तो अंबानी को भी पीछे छोड़ दूं, तो ये आप गलत फहमी में जी रहे हो। आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि यू हैव टू टेक एन नंबर ऑफ ट्रायल्स ताकि आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो। सो अगर आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज में है तो इंट्रोडक्शन स्टेज में ज़रूरत है आप अपने प्रोडक्ट को समय समय पर रिफाइन करते रहो। रिफाइनमेंट और इम्प्रूवमेंट, बहुत स्कोप होता है शुरुआत में अपने आप को इम्प्रूव करवाने का, और जिसने खुद को इम्प्रूव करवा लिया वो आगे बढ़ जाएगा। जिसने क्रिटिसिज्म को सही से नहीं समझा, सही से नहीं लिया, पॉजिटिवली उस क्रिटिसिज्म को नहीं लिया, उसका एग्जिट होना पक्का है, वो फिर बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकता है। सो प्रोडक्ट इनिशियली, मेरे प्रोडक्ट को रिक्वायरमेंट होती है रिफाइन करने की, उसको इम्प्रूव करने की। टाटा शुरू में आई थी, टाटा का भी तो कभी ग्रोथ स्टेज था, टाटा का भी तो कभी इंट्रोडक्शन स्टेज था। इंट्रोडक्शन जब हुआ तो रेट के मामले में लोगों ने कहा कि चलो ठीक है,
ठीक है 1-1.5 लाख में ये गाड़ी पड़ जाती है। तो अब मुझे बताओ, क्या टाटास की सभी गाड़ियाँ इतना सक्सेसफुल हो चुकी हैं पर नैनो तो नहीं हुई? और नैनो आज के टाइम पे बिक भी नहीं रही है, बिल्कुल एग्जिट वही दिख रही है रोड पे जो पहले बिक चुकी है। नई गाड़ी तो नैनो की दिख ही नहीं रही है मार्केट में। तो इनिशियली क्या टाटाज ने फटाफट से नैनो को विड्रॉ कर लिया था? नहीं, उसने भी इनिशियली, भैया आप बिजनेस को करने में लाखों रुपया लगा रहे हो, करोड़ों रुपया लगा रहे हो, सिर्फ एक बार की हार से एग्जिट हो जाओगे क्या? यू विल रीट्राई 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 टिल यू सक्सीड। तो नैनो के साथ भी क्या हुआ, नैनो को भी उन्होंने फिर अलग अलग फीचर्स में बनाया। कोई भी गाड़ी आती है, कोई गाड़ी हिट हो जाती है, कोई फेल हो जाती है, फिर उसी में ही हम जो है कहीं ना कहीं चेंजेस करके फिर से मॉडल को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। ये इंट्रोडक्शन स्टेज हो रहा है। अच्छा, अब अगर ग्रोथ स्टेज में हो तो ग्रोथ स्टेज में बेटा आपको ज़रूरत होती है अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करने की, इनोवेशन लाने की, कुछ नया लेकर आने की। ऑलरेडी आप मार्केट में हो, आपका मार्केट शेयर ग्रो कर रहा है, तो आपको और ग्रो अगर करवाना है, यू नीड टू इनोवेट योरसेल्फ। क्योंकि अगर आप ग्रोथ स्टेज में आए हो, आज के टाइम पे बेटा प्रॉफिट्स कैसे कमाती हैं बिजनेस फर्म्स? आज के टाइम पे प्रॉफिट आप सेलिंग प्राइस को बढ़ाकर नहीं कमा सकते हो। आपने सोचा कि मैं अभी तक अपनी चीज़ को 10 रुपये पे बेच रहा हूँ, अब से मैं 12 रुपये पे बेचूंगा, 2 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाऊंगा, तो बेटा कॉम्पिटिटर भी आप जैसा प्रोडक्ट बेच रहा है, एंड एज पर लॉ ऑफ डिमांड आप जितना महंगा करोगे आपका प्रोडक्ट उतना मार्केट में नहीं बिकेगा। तो फिर मैम प्रॉफिट कैसे कमाएं? प्रॉफिट कमाया जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करके। यू ट्राई एट योर ओन एंड कि आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे कम कर सकते हो, बिकॉज सेलिंग प्राइस को बढ़ाओगे तो मार्केट में आपसे कम सस्ते पे भी बेच रहे होंगे लोग, आपका मार्केट चला जाएगा आपसे। तो मैम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फिर मैं कैसे कम करूं? अरे इनोवेशन लेकर आओ ना, अपडेटेड टेक्नोलॉजी लगाओ ना, चीज़ को और आसानी से सस्ते में बनाने के तरीके ढूंढो ना। अब काहे को बार बार जो है, काहे को आपको रॉ मटेरियल चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ईवी की बात करें, उसके लिए लिथियम चाहिए होता है, लिथियम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो हम लिथियम को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो चलो लेट अस से एन एग्जाम्पल, इंपोर्ट करने पे लिथियम पे इंपोर्ट ड्यूटी हैवी लग जाती है। अब क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी लगती है तो ईवी को बनाकर जब मैं बेचती हूँ तो बेचती भी महंगे में हूँ। आप एक काम करो ना, आप अपना प्रोडक्शन बेस वहीं सेटअप कर लो ना जहाँ से लिथियम को आप इंपोर्ट करवा रहे हो, वहीं पे आप बना लो। मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे आप इनोवेशन लेकर आ सकते हो, बिकॉज इनोवेशन के बिना आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कभी भी नहीं कर पाओगे। और अगर आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पे है बेटा, यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। पैकेजिंग चेंज कर दो उसकी। आप मुझे बताओ, मैं ना नाम लेती हूँ, मैं चाय के साथ पार्ले जी खाती हूँ, और अब मैंने बोला मैं चाय के साथ ना क्या खाती हूँ, मैं चाय के साथ ना डार्क फैंटेसी खाती हूँ। आप समझो बात को, क्या डार्क फैंटेसी का नाम सुनते ही आपको लगता है कि प्रीमियम कैटेगरी का बिस्किट है वो? और वहीं अगर मैं पार्ले जी या टाइगर की बात करती हूँ, वो इतना प्रीमियम नहीं लगता है। यानी कि पैकेजिंग, बिस्किट वो भी है, बिस्किट वो भी है। सनफीस्ट भी बिस्किट आते हैं, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के, मैरीगोल्ड भी बिस्किट है, पर ये फिर भी बिस्किट, हर चीज़ बिस्किट है, लेकिन फिर भी किसी का रेट कम, किसी का रेट ज़्यादा क्यों है? उनमें डिफ्रेंसिएशन है। आप डार्क फैंटेसी को देखो, वो डार्क फैंटेसी बाहर तो एक अलग डब्बा होता ही है, हर एक सिंगल बिस्किट का भी अलग से पैकेट होता है, और वहीं आप पार्ले जी को देखो या टाइगर के बिस्किट्स को देखो, उनकी तो पैकेजिंग ऐसी नहीं है। तो अगर हमको एक अल्ट्रा रिच फीलिंग लेनी होती है ना, तो हम कहाँ पे जाएंगे? हम डार्क फैंटेसी पे जाएंगे, हम बॉर्नमन के बिस्किट्स पे जाएंगे, हम ऐसे बिस्किट्स पे जाएंगे। और अगर हमको वो वाली फीलिंग नहीं चाहिए, हम पार्ले जी पे जाएंगे। हम कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना हमें पड़ेगा, तभी हम स्टेबल रहेंगे मार्केट में। आप अगर वही घिसा पिटा प्रोडक्ट ज़िंदगी भर देते रहोगे तो कोई नहीं पूछने वाला है। समय बदल रहा है, नोकिया ने खुद को नहीं बदला ना, तो पिट गया मार्केट से, हट गया। एक टाइम था उसको हर कोई पूछता था, आज टाइम में उसको कोई पूछता ही नहीं है, तो वो पिट गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट नहीं किया। और लास्ट में मेरे पास आता है, यहाँ क्या करना है बेटा, आपका प्रोडक्ट क्योंकि डिक्लाइन कर रहा है, तो फटाफट से अपने उस प्रोडक्ट लाइन को बेचो
और उस पैसे को कहीं और लगा दो। यानी कि आप क्या करो, डाइवर्सिफिकेशन करो और प्रोडक्ट लाइन ढूंढने की कोशिश करो जहां से आपको लग रहा है कमाई हो सकती है। और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो फिर अपने बिजनेस का रिट्रेंचमेंट करो, मार्केट से धीरे धीरे एग्जिट लेने की कोशिश करो, लिक्विडेशन की तरफ आप चले जो है वो आप जाएंगे। सो डाइवर्सिफिकेशन, चीज़ों को डाइवर्सिफाई, प्रोडक्ट लाइन को डाइवर्सिफाई करो। डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आज मेरे पास 1 लाख रुपए की जमा पूंजी है, मैंने एक प्रोडक्ट में लगा दी, प्रोडक्ट मार्केट से फेल हो गया, मैं तो बर्बाद। और यही अगर मैंने 1 लाख रुपए की जमा पूंजी 4 प्रोडक्ट्स में लगाई होती, एक फेल होता तो बाकी 3 के सहारे तो जी लेती। उन 4 प्रोडक्ट्स में से मुझे पता चल गया ये प्रोडक्ट मेरा डिक्लाइनिंग स्टेज पे, फटाफट से उसको बेचो ना, उस प्रोडक्ट लाइन को बेचो, पैसा निकलवाओ, बाकी 3 में लगाओ। दिस इज रिट्रेंचमेंट। डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट लाइन को चेंज कर दो। आपको पता है ये वाला प्रोडक्ट आपको कुछ नहीं दे रहा है तो अपने प्रोडक्ट लाइन को चेंज कर दो। आगे चेक करो, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है। अब हम चेक करते हैं प्राइस की। बता पाओगे शुरुआत में आपको चीज़ें सस्ते रेट पे मिलेंगी या महंगे? प्राइस कम होगा या ज़्यादा? इंट्रोडक्शन पे कम क्यों? पता है ज़्यादा कम बेचो ना तो भी मार्केट में बिकती नहीं है। लोगों को ये लगता है कि भैया बहुत ज़्यादा जो है क्वालिटी एवं ही होगी, इतने सस्ते में कैसे मिल सकता है। आप ये भी समझो आइडियोलॉजी। जब आप बिजनेस करोगे ना आपको हर एक चीज़ को सोचना पड़ता है। आज लेटेस्ट से मैं अपने लेक्चर्स फ्री में चला दूं, लोग कहेंगे अच्छा चल नहीं रहे होंगे ना, इसीलिए तो फ्री में चल रहे हैं लेक्चर्स। ये प्रोडक्ट मैं फ्री में चला दूं, अरे इनमें पुराना स्टॉक निकाल रहे होंगे, बिक नहीं रहा होगा ना। ये भी आइडियोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी एज अ बिजनेसमैन। अगर आपने अपनी बिल्कुल चीज़ों को फ्री में बेचना शुरू कर दिया या सस्ते में बेचना शुरू कर दिया ना, उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है लोगों पे। एंड दूसरी बात एक और बेटा, शुरुआत में तो अभी आपकी कमाई ही नहीं है। जब आपकी कमाई होगी, आप मुझे सोच के बताओ बेटा, मेरे पास एक ABC, ये अभी न्यूली एस्टैब्लिश्ड है, ये दोनों पुराने खिलाड़ी हैं मार्केट में। ये लोग जो है मल्टी बिजनेसेस हैं इनके, मल्टी प्रोडक्ट्स हैं इनके। ये लोग तो एक बार को फिर भी क्योंकि कस्टमर बेस ज़्यादा है कम रेट पे बेच लेंगे। जियो ने शुरू में फ्री में सिम्स निकाली क्योंकि उसको पता था और उसके बिजनेस चल रहे हैं। जियो से नुकसान हो भी गया तो कोई बात नहीं, वो दूसरी फर्म से उसको कहीं ना कहीं रिकवर कर लेगा। मैं तो आज ही बिजनेस में आई हूँ, मेरा तो एक ही प्रोडक्ट है, मैंने भी सस्ते में मेरी कॉस्ट भी अगर रिकवर नहीं हुई तो मैं आगे लॉन्ग टर्म तक कैसे सस्टेन करूंगी? मैं शुरुआत में सस्ते में नहीं दे सकती। मान लीजिए मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 रुपये है, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 रुपये है, मान लो इनकी भी 10 रुपये है, इनकी भी 10 रुपये, हम सबकी मान लीजिए, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल क्योंकि ये पुराने खिलाड़ी हैं तो इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम ही होगी। पर मैंने फिर भी कहा कि तीनों की 10 रुपये है। मैं बेचती हूँ अपने प्रॉफिट लेने के लिए, मैंने कहा यार मुझे 20% का प्रॉफिट कम से कम चाहिए, मैं 12 रुपये पे बेचूंगी। ये लोग अभी तक बेच रहे थे कितने पे? ये लोग बेच रहे थे मान लीजिए कितने पे? 12 पे, ये भी 12 पे। मैं बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशंस ले रही हूँ। मैंने कहा ये लोग तो 12 रुपये पे बेचते हैं, मैं एक काम करती हूँ अपना प्रॉफिट मार्जिन ना थोड़ा सा कम कर देती हूँ, मैं ना 11 रुपये पे बेचूंगी। इनको खबर आ जाएगी क्या? पता तो चलेगा ना। ये भी 11 पे आ गए। मैंने कहा मैं थोड़ा और कम गिर 10.5 पे, ये भी आ गए 10.5 पे। मैंने कहा मैं 10 पे, इन्होंने कहा ले हम 9 पे आते हैं। मैं आ जाऊंगी 9 पे? मैं तो शुरुआत ही अभी हुई है बिजनेस की, मैं कैसे सरवाइव करूंगी? ये लोग तो लॉस पे भी बेच सकते हैं क्योंकि मल्टी बिजनेसेस हैं, जियो ने यही तो किया है। मैं कैसे करूंगी? शुरुआत में मेरा कोई संगी साथी नहीं है, शुरुआत में प्राइजेस बेटा हाई होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। शुरुआत में प्राइजेस हाई होते हैं और जैसे जैसे आपका मार्केट शेयर बढ़ता रहेगा बेटा, आपको पता है जितना ज़्यादा मार्केट शेयर होगा, जितनी ज़्यादा आप नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे, बेचोगे, आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी प्राइस कम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। पढ़ा था ना इको में, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जितना ज़्यादा आप प्रोड्यूस करोगे उतनी पर यूनिट कॉस्ट आपको कम पड़ती है, यहाँ पर भी प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, डिफ्रेंसिएशन की अगर आप बात करो, कोका कोला और पेप्सी के एग्जाम्पल में आप बात करो तो आपको पता है पहले ये लोग जो कोक और पेप्सी बेचा करते थे कांच की बॉटल्स में बेचते थे, फिर धीरे धीरे प्लास्टिक की बॉटल्स पे आ गए, कैंस पे आ गए। ये भी तो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है।
पहले के ज़माने में क्या होता था, बहुत पहले की बात नहीं कर रही, आप अपने घर में पता करना, आपने कोक की कांच की बोतल ली ना, ख़त्म हो गई ना, तो वो कांच की बोतल वापस करनी पड़ती थी। इन्होंने फिर उस चीज़ में क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, यार ये तो बड़ा पंगे वाली बात है, कांच की बोतल है, टूट भी सकती है। अब ज़रूरी थोड़ी है कि कस्टमर लेके गया तो वापस भी कर देगा, जो सामने कस्टमर खड़े होकर पी रहा है उसको तो तुम बोल दोगे, और जो दूर घर है जिसका, उसके तुम घर का पीछा करोगे। देयर वॉज अ रिक्वायरमेंट टू ब्रिंग डिफ्रेंसिएशन इन दी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। प्लास्टिक बॉटल्स लेकर आ गए, कैंस लेकर आ गए। सो समय समय पे आपको अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पर लास्ट में लिखो, यहाँ पे तो बेटा अपने पुराने स्टॉक को ख़त्म करने की कोशिश करो, प्रोडक्ट डिक्लाइन हो रहा है तो जितने कम रेट पे निकाल सकते हो निकाल दो, जो लॉस की जितना भी रिकवर हो जाए कॉस्ट उतना ही बहुत है। विड्रॉ क्यों करेंगे चिराग, डिक्लाइन में मेरे प्रोडक्ट मार्केट जो है नहीं चल रहा ना, अभी बताओ नैनो मार्केट में नहीं चल रही, क्या मुझे और नैनो बनानी चाहिए चिराग? नहीं बनानी चाहिए, जो है उसको फटाफट से बेच दो, नई मत बनाओ, विड्रॉ कर लो मार्केट से बनाना उस चीज़ को। ठीक है चिराग, नेक्स्ट चेक करेंगे। आप देखो आपकी बुक्स में कितना लिखा हुआ है, मैंने आपको कितने ऑप्शंस दे दिए, इनमें से बेटा कोई 5 पॉइंट्स भी, 5 नंबर से ज़्यादा का कोई क्वेश्चन नहीं आता, 5 पॉइंट्स भी कर लो, क्या इतने नंबर हम नहीं ले सकते? पूरी एक क्लास में एक टॉपिक में पढ़ा रही हूँ, रीज़न होगा ना उसका कुछ। चलो आगे चलो, नेक्स्ट लिखो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स लिखेंगे। मुझे बताओ शुरुआत में कोई प्रोडक्ट मेरा बेचने के लिए तैयार होगा? नहीं होगा, मेरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स लिमिटेड हैं, मुझे ही मशक्कत करनी पड़ेगी लोगों को प्रोडक्ट देने के लिए, मैं ही डोर टू डोर सेलिंग करूंगी, जो करना है मुझे ही करना है। अभी मेरे प्रोडक्ट में कोई भी हाथ जो है नहीं डालना चाहेगा, रीज़न क्या है पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। आगे नेक्स्ट, यहाँ पर अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आप शार्क टैंक देखते हो? शार्क टैंक में क्या होता है, या तो स्पॉन्सरशिप्स मांगते हैं, और अगर पैसा है हमारे पास तो हम वहाँ के टैंक्स को, शार्क्स को क्या बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अपने वेबसाइट पे लिस्ट कर दो। ऐसी तो बातें, यही तो डील्स होती हैं। हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मांग रहे हैं। मैंने कॉस्मेटिक ब्रांड कोई शुरू किया, वहाँ पे वो शुगर कॉस्मेटिक की फाउंडर बैठी होती है, कौन है वो? नमिता या विनीता, क्या नाम है उनका? विनीता ना, हाँ विनीता, हाँ जी नमिता, ओ नहीं, जो शुगर की है वो नमिता था, विनीता सॉरी, दोनों नाम ना बड़े एक जैसे लगते हैं। तो आप वहाँ पे क्या है, हम उनको क्या, अब मैंने कोई लिपस्टिक का ब्रांड शुरू किया, अब मेरे को थोड़ी ना कोई जानता है, मैं अपने प्रोडक्ट को कितने लोगों में बेच लूँगी? मैं आपको बता दूँगी, देखो बेटा मैंने अपने नाम का ना कॉस्मेटिक शुरू किया, प्लीज़ खरीद लो। मैं व्हाट्सएप पे डाल दूँगी, मैं इंस्टा पे लगा दूँगी स्टेटस, मैं फेसबुक पे लगा दूँगी। पर अगर मेरे प्रोडक्ट को ये लोग टैंक्स, मैंने कोई बनाया हेडफोन, ईयरफोन्स बनाए, मैंने अमन गुप्ता को बोला प्लीज़ सर मेरा प्रोडक्ट में ये फीचर्स हैं, आप अपने चैनल, आप अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर दो ना, फटाफट से बिकेगा कि नहीं बिकेगा? कोई मुझे नहीं जानता, पर क्योंकि मेरा प्रोडक्ट एक जाने माने व्यक्ति के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू आ रहा है, तो क्या उसमें भरोसा नहीं करोगे क्वालिटी पे? बिल्कुल करोगे। एक्सपैंड कर रहे हैं हम। जब तक इंट्रोडक्शन स्टेज पे था, मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लिमिटेड था, तभी तो मैं शार्क टैंक में जा रही हूँ, मेरे प्रोडक्ट आइडिया ये है, प्लीज़ पैसा दे दो। या पैसा तो है, बना तो लिया, अभी इंट्रोडक्शन स्टेज पे बिक नहीं रहा, टैंक अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करवा दो, शार्क्स अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करवा दो, एक्सपेंशन हो रहा है। एसएम को बिना एग्जाम्पल्स के समझ ही नहीं सकते हो, आई एम टेलिंग यू, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ बिजनेस करने के तरीके हैं। इतने एग्जाम्पल्स मैं आपको दे दूंगी, आप देख ही रहे हो कल और आज में, आई हैव एम्पल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। हर टॉपिक का एक एग्जाम्पल बनता है, हर टॉपिक के लिए आप जो है रियलिस्टिकली प्रैक्टिकली आप उसको चेक कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं कहाँ पे, यहाँ पे, क्या कोका कोला और पेप्सी को आज कोई मना करेगा कि मेरे वेबसाइट पे मत आओ? आज के टाइम पे तो उसको वेबसाइट की ज़रूरत ही नहीं है, उसने खुद ही, उसके पास इतना एक्सेस हो चुका है, मैं नहीं पहुंच पाऊंगी ऐसे गांव पे जहां पे इनकी पेप्सी पहुंच जाएगी। इंडिया का ब्रांड नहीं है, इनके पास मैक्सिमम एक्सेस होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। और यहाँ पर क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चल रहा, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी अब उसके ख़त्म होते दिख रहे हैं। और लास्ट पॉइंट इसके एग्जाम्पल्स का लिख लीजिए, लास्ट पॉइंट में एग्जाम्पल्स लिख लीजिए।
virtual reality, vegan products, smart clothes, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लीजिए, पॉडकास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ईवीज। यहाँ एग्जाम्पल लिख लीजिए, कोका कोला। यहाँ एग्जाम्पल लिख लीजिए, लैपटॉप्स। आज के टाइम पे लैपटॉप्स भी अपने मैच्योरिटी पर चल रहे हैं। और यहाँ डिक्लाइन में कौन चल रहा है, न्यूज़पेपर्स। आजकल जो है हम लोग ऑनलाइन न्यूज़ देखते हैं, यूट्यूब पे चला लिया, या एप्स हम लोग। आजकल तो बुक्स बिकनी भी बंद हो गई हैं, जब से वो किंडल की शुरुआत हुई थी अमेज़ॉन के थ्रू, बुक्स भी हार्ड कॉपी में बिकनी ख़त्म हो गई हैं। अब जो है हम सॉफ्ट कॉपी से ही बुक्स रीड कर लेते हैं। ये सब अपने डिक्लाइनिंग स्टेज पे चल रहे हैं। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग न्यूज़पेपर देख ले तो देख ले, नहीं तो उनके लिए भी दैनिक जागरण तक, इकोनॉमिक्स टाइम, इन सब की तो ऐप्स आ गई हैं। क्यों हम लोग जो है कागज़ पढ़ें, कागज़ों का अलग से न्यूज़पेपर का हम पैसा दें। स्कूल में ज़बरदस्ती, आपको भी याद करो, स्कूल में ज़बरदस्ती चेप दिया करते थे न्यूज़पेपर कंपलसरी बोल के। कभी पढ़े थे? मैंने तो नहीं पढ़े थे। आप लोगों को न्यूज़पेपर्स कब से लगवाए थे स्कूल वालों ने? 3rd क्लास से। मेरी बेटी को ना इकोनॉमिक्स टाइम 1st से पढ़ा रहे हैं, 1st से देते हैं उसको, कभी नहीं पढ़ के आती। यार हम इतने बड़े हो गए, इकोनॉमिक्स पढ़ना तो तुमको अच्छा नहीं लग रहा था, तुम पहले क्लास के बच्चे को कह दो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ ले बेटा। अजीब सी बात है। सब ठीक है, जो चल रहा है ट्रेंड। बट एनी हाउ न्यूज़पेपर्स आजकल ट्रेंड में अब नहीं रह गए हैं, ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है। DVD, VCR, डोंगल्स। बुक में आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे, मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ एक्स्ट्रा लिखवा दिया है। 5 पॉइंट बेटा कोई भी कर लेना, बहुत आसान है। क्वेश्चन कैसे आएगा, एक केस स्टडी दे रखा होगा, फीचर्स दे रखे होंगे उस प्रोडक्ट के, आपको उनको पढ़ के ये कैटेगराइज करना है कि वो प्रोडक्ट कौन सी स्टेज में जाएगा। अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन करती हूँ और आप मुझे बताना क्या आप कर पाए हो उस सवाल को। आपने लिख लिया? लिख लिया आपने? चलो, आपके पास अब देख सकते हो आपके नोट्स कैसे प्रिपेयर हो रहे हैं। यू हैव एन ऑप्शन, चाहे यहाँ से रट्टे मारो, चाहे जो मैंने लिखवाया वहाँ से लर्न करो। एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहती हूँ, लेट मी शो यू। ट्राई करना बेटा खुद से बनाने का उसका आंसर। एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे कि आप उसका आंसर खुद से ढूंढ पाएँ, बना पाएँ। करेंगे बेटा 6th क्वेश्चन। मैंने आंसर हाइड कर दिया है, आप बुक से, यहाँ से स्क्रीन से देखो, बुक से मत देखो, स्क्रीन से देखो। A company has recently launched a new product in the market. Initially, it faced slow sales growth, limited market, high prices. इस लाइन से बता सकते हो ये कौन सी स्टेज में है? इंट्रोडक्शन। लर्न किया है क्या तुमने अभी तक? मैंने तो दिया ही नहीं टाइम लर्न करने का, सिर्फ सुना है। सुन लो, आंसर आपके सामने। हाउएवर, ओवर टाइम डिमांड एक्सपैंड हो रही है, प्राइजेज अब पहले से कम हो गए हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है। अब ये प्रोडक्ट कहाँ चला गया? ग्रोथ में। चेक करो, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ। अब अंदर क्या लिखना है? यही जो मैंने आपको टेबल्स बनवाए हैं, मुझे बता पाओगे जल्दी से? अब हम लर्न करने की कोशिश करेंगे। एनी 5 फीचर्स, एनी 5, प्लीज़ डू नॉट लुक इनटू योर रजिस्टर्स, ना ही बुक में। ट्राई करो किन पॉइंट्स के ऊपर आप इंट्रोडक्शन स्टेज को बता पाओगे। मैं आपको हेल्प करती हूँ। पहला मुझे बताओ विद रिस्पेक्ट टू सेल्स ग्रोथ। चलो, इंट्रो में कम होगी या ज़्यादा? कम होगी, स्लो सेल्स ग्रोथ। और इसमें ग्रोथ में क्या होगा? पहले से ज़्यादा रैपिड हो जाएगा। अगला कोई पॉइंट ट्राई करो। प्राइस बताओगे? चलो प्राइस बताओ। इंट्रो में प्राइजेस हाई प्राइजेस, ग्रोथ में प्राइजेस लो प्राइजेस, प्राइजेस फेल। अगला पॉइंट कोई ट्राई करो। कंपटीशन, कंपटीशन शुरुआत में कम। चेक करूं क्या कंपटीशन के बारे में? कंपटीशन नेग्लिजिबल। और आप ग्रोथ में बताओगे कंपटीशन पहले से ज़्यादा। चेक करो
कंपटीशन इंक्रीज्ड। और बताओगे कुछ? कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूशन, चलो एक एक ले लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बताओ, पहले कम, लिमिटेड और बाद में बढ़ते रहेंगे। ज़रा चेक करें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इन्होंने नहीं ले रखा, आप लिख के आओ, गलत नहीं है। और कोई पॉइंट बताओ। प्रोडक्ट, क्या है प्रोडक्ट में बताओ? प्रोडक्ट क्या? ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हो ना, प्रोडक्ट इसकी बात कर रहे हो? हाँ, अच्छा चलो बताओ फिर। अगर आपका प्रोडक्ट कौन सी स्टेज पे है इंट्रो में, तो आपको प्रोडक्ट को क्या करना है? इम्प्रूव करना है। और अगर आपका प्रोडक्ट ग्रोथ में है तो इनोवेट करना है। अच्छा, और उसके आगे बढ़ोगे तो डिफ्रेंशिएट, और उसके बाद तो भैया विड्रॉ कर लो, नहीं कुछ कमाई करके दे रहा। अच्छा, और मुझे बताओ, और मुझे बताओ। अच्छा, कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में बताओ। शुरुआत में इंट्रो में कंज्यूमर अवेयरनेस कम होती है, लिमिटेड नॉलेज, और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे कंज्यूमर अवेयरनेस ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, शुरुआत में इंट्रोडक्शन में मार्केट शेयर कैसा है? कम, और फिर धीरे धीरे मार्केट शेयर बढ़ रहा है, यानी कि बाद में मार्केट शेयर गेन हो रहा है। शुरुआत में आपका मार्केट शेयर लिमिटेड है। मुश्किल है क्या टॉपिक? पेपर में 100% दिखेगा, दिखेगा, आई एम टेलिंग यू। अभी तक का कोई अटेम्प्ट नहीं है कि ये सवाल वो ना पूछे। मैं क्यों टॉपिक्स को, चैप्टर्स को फर्स्ट पेज से नहीं पढ़वा रही? रीज़न होगा उसका कुछ। थ्योरी है, सो जाओगे, सुलाना नहीं है, प्रैक्टिकली बताना है, दिखाना है। उन टॉपिक से शुरुआत करनी है जहाँ पर इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है। ये मैंने आपको करवाया, ये टॉपिक अभी हमने किया नहीं है, और शायद नहीं होंगे। 5-4 से ये भी चेक करो बेटा। क्वेश्चन 2, शॉर्ट नोट, डायरेक्ट शॉर्ट नोट पीएलसी पे सारी स्टेजेस बतानी है, सारी स्टेजेस जो आगे लिखा है ना, कॉपी पेस्ट यहाँ पे है। और अब मैं आपको लिखवा रही हूँ सिग्निफिकेंस। आइएगा, पेज नंबर 38 के सामने लिखो। स्पेस है 38 के सामने? हाँ, चलो 5-7 लाइनें ही लिखनी है, ज़्यादा नहीं है, जल्दी से लिखो। 5-7 लाइनें लिखेंगे। पीएलसी कैसा होता है? सबसे पहले बेटा पीएलसी कर्व कैसा होता है? बिल्कुल बेटा, जैसा हमारा बिजनेस साइकिल होता था। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन लिख लेंगे। इंट्रो बनाएंगे साथ में। इंट्रोडक्शन, थोड़ा और ऊपर गए ग्रोथ, हाईएस्ट स्टेज मैच्योरिटी, और यहाँ पर मेरा हो गया डिक्लाइन। ये क्या है मेरे पास? आप मुझे बता सकते हो पीएलसी कर्व की शेप आपको कैसी लग रही है? बताना। वेरी गुड। कैसा है ये? देखो, एस शेप्ड है ये। पीएलसी कर्व इज अ एस शेप्ड कर्व। आगे बेटा, यहाँ क्या दिखा रही हूँ मैं? ऑन द एक्स एक्सिस मैं टाइम पीरियड दिखा रही हूँ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, शुरुआत में इंट्रोडक्शन था, टाइम बीता, उसने ग्रोथ दिखाई, और टाइम बीता, मेरा प्रोडक्ट मैच्योर हो गया, और टाइम बीता, कॉम्पिटिटर्स बढ़ने लगे हैं, अब मेरा प्रोडक्ट धीरे धीरे मार्केट से आउट हो रहा है। और यहाँ पे हम सेल्स वॉल्यूम के बेस पे ही तो बात कर रहे हैं। कम सेल्स हो रही थी तो इंट्रो था, सेल्स बढ़ी तो ग्रोथ हुआ, और सेल्स बढ़ी, स्टेबिलिटी आई तो मैच्योरिटी पे आ गए, और अब सेल्स गिरने लगी है तो हम डिक्लाइन हो गए। क्लियर है? याद करेंगे मेरे साथ। पीएलसी इज अ एस शेप्ड कर्व, ठीक है, जो क्या दिखाता है? डिपिक्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड सेल्स वॉल्यूम। लिखेंगे, लिखेंगे साथ में, बोल बोल के लिखेंगे। दिखेगा यह क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू बार बार। पीएलसी इज S-shaped curve depicting relationship between sales कौन सी एक्सिस पे? Y एक्सिस, एंड टाइम पीरियड कौन से एक्सिस पर? X एक्सिस पर। ओके, फिर हेडिंग डालिएगा,
छोटी सी, नॉलेज या सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ पीएलसी। ये क्यों ज़रूरी है? इतना हमने 2 घंटे पूरी क्लास लगा दी, क्यों भाई? इम्पोर्टेंस ऑफ पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। बना लिया? इतना लिख लिया? स्क्रॉल कर दूं? हाँ, आएंगे। सिग्निफिकेंस साथ में लर्न करेंगे, बोल बोल के लिखना, मन में बोलो, आवाज निकाल के बोलो, पर बोलो। नॉलेज ऑफ PLC is important to analyze the product portfolio। लिखो, फिर समझाती हूँ। product portfolio of a business depending upon the stage of PLC। अच्छा, एग्जाम में प्लीज़ डू नॉट राइट शॉर्ट फॉर्म्स। PLC लिख सकते हो, ICI का ही शॉर्ट फॉर्म है, बट मैं रिकमेंड नहीं करती। उसका रीज़न क्या है, कहीं ना कहीं शॉर्ट फॉर्म्स लिखो ना तो वो लेंथ भी थोड़ा सा ना ऐसा लगता है छोटी हो गई है। सो प्लीज़ ऐसे काम मत करना। एक तो वैसे ही थ्योरी में लिखने में हमें आफत आती है। मैं क्लास में बेशक लर्न करवा रही हूँ, मैं लिखवा रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे एग्ज़ाम के दिनों में ऐसे होंगे जिन्होंने ना लर्न किया होगा, जिन्होंने ना मेरा सुना होगा, और वो क्या कहेंगे, थ्योरी हुए तो है, खुद लिखने का ट्राई करते अपने आप बना कर आ जाएंगे। तो कोई बात नहीं बेटा, उन बच्चों से फिर मैं सितंबर में दोबारा मिलूंगी, मतलब जनवरी में। आपका सितंबर है ना, जनवरी में, क्योंकि थ्योरी तो ऐसे नहीं होती है पास, थ्योरी पेपर पास नहीं होता है। वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, आप बहुत फ्लुएंट हैं, बट ICI के अगर आप में लैंग्वेज कुछ नहीं लर्न करी ना, नंबर नहीं मिलते हैं। तो प्लीज़, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ PLC, एन ऑर्गेनाइजेशन is required to frame suitable strategies. For example, if product is in maturity stage। मेरे बेटा मुझे बताओ, कहते हैं PLC की हमें नॉलेज क्यों होनी चाहिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। अरे हमारे पास 10 प्रोडक्ट्स हैं, क्या आपको लगता है 10 के 10 प्रोडक्ट सक्सेसफुल होंगे? नहीं। क्या आपको लगता है 10 के 10 फेल हो जाएंगे? नहीं। उन 10 में से हो सकता है 2 अभी इंट्रो स्टेज पर हों, 2 हो सकता है मैच्योर हो चुके हो, 4 हो सकता है डिक्लाइनिंग स्टेज पे चल रहे हो। तो आपको किस प्रोडक्ट के प्रति क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, ये आपको कैसे समझ में आएगा? जब आपको उसके लाइफ साइकिल के बारे में पता हो। आज मैं 20 साल की हूँ, आप 20 साल के हो, 22 साल के हो, तो आपको पता है आपको अभी अपना करियर बनाना है, तो आप वैसी स्ट्रैटेजीज बना रहे हो कि मुझे CA करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे लाइफ में करना है। और आज अगर एक व्यक्ति 40 साल का है, तो 40 साल वाला व्यक्ति क्या पढ़ने का सोचेगा? उसके ऊपर तो जिम्मेदारी है। अब वो पढ़ने का सोचेगा तो साइड में सोचेगा, साथ में कमाने का सोचेगा। आपकी उम्र में आप सिर्फ क्या सोचोगे? पढ़ने का सोचोगे, अभी कमाने का उतनी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आज मैं एक 10 साल के बच्चे को बोलूं जा बेटा तू जिम ज्वाइन कर ले, क्या उसकी उम्र है? नहीं है। 20, 25, 30, 35 जिम ज्वाइन कर ले, हाँ उम्र है। तो भैया उम्र पता होगी तभी तो आपको अपनी लाइफ के लिए क्या डिसाइड करना है वो डिसीजन ले पाओगे। ऐसी प्रोडक्ट की उम्र पता होगी तभी तो आपको समझ में आएगा। तो अब मुझे बताओ, अगर एक प्रोडक्ट आपके मैच्योरिटी स्टेज पे है, तो मैच्योरिटी स्टेज पे बताना क्या डिसीजन लेना चाहिए? मैच्योरिटी स्टेज में प्रोडक्ट के प्रति क्या डिसीजन लोगे? इनोवेट करोगे? क्या करोगे? उस प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करोगे। वेरी गुड। सो इफ अ प्रोडक्ट इज इन द मैच्योरिटी स्टेज, तो आपको कैसा काम करना है? इट मे बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ कैश। वहां से जो आपको पैसा मिल रहा है
वो आप इन्वेस्ट करो। भाई आपको पता है आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी पे है, आगे चल के डिक्लाइन हो जाएगा, तो पहले से ही प्रिपेयर रखो ना। आपको पता है कि 60 साल के बाद नौकरी छूट जाएगी, रिटायर हो जाऊंगा, तो पहले से ही अपनी जमा पूंजी जमा लो ना। यही हिसाब यहाँ पर है कि अगर आपको पहले से पता है आपका प्रोडक्ट मैच्योर हो रहा है और आगे चल के कुछ भी हो सकता है, तो पहले से जितना पैसा निकाल सकते हो एक साइड बिजनेस उससे खोल लो, ताकि कल को जब वो वाकई डिक्लाइन हो जाए तो एक पैरेलली आपने एक प्रोडक्ट और खड़ा कर लिया जो मार्केट में आपको उसके बराबर की कमाई करके देगा। और जो आप डिफ्रेंसिएशन बोल रहे हो वो भी परफेक्टली ओके है। लिखेंगे इट मे बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ कैश फॉर इन्वेस्टमेंट इन अदर बिजनेस। अच्छा, और अगर आपको पता चल रहा है कि प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग स्टेज में, तो अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? हाँ जी, मार्केट में नहीं बेचोगे तो इसको क्या बोलोगे? आपका प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग स्टेज में है, तो अब आपको क्या करना है? प्रोडक्ट को रिट्रेंचमेंट करना है या डाइवर्सिफाई करना है, ये वर्ड्स हमें लिखने हैं। हाउएवर रिट्रेंचमेंट और डाइवर्सिफिकेशन, retrenchment or diversification strategies can be used for those products which are in declining stage। बेटा पूरा का पूरा टॉपिक आपको मैंने एक इजी लैंग्वेज में स्टडी मैट को ध्यान में रखते हुए लिखवा दिया है। अब आपकी इच्छा, बुक से रट्टे मारो, जो मैंने लिखवाया, लर्न करवाया, समझाया, उसको रट्टे मारो। बच्चा कह रहा है मैम आपकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी कब से हो गई? कब से का मतलब पहले खराब थी क्या फाउंडेशन में? फाउंडेशन में तो मैं लिखती ही नहीं थी, मैं तो ग्राफ बनाती थी। है मेरी तो प्यारी सी राइटिंग है, नहीं है क्या? हाँ जी, सुनने दो किनकी? अच्छा, देखूंगी फिर मैं। ठीक है, समझ में आया मेरा बच्चा? हाँ, एक बार अब इसकी रीडिंग ज़रा बुक से देखें हम देखें कि जो बुक में लिखा है क्या मैंने आपको वही लिखवाया। चलो आप लोग मेरा टेस्ट लो, चेक करते हैं हम। आइएगा, एडवांटेजेस ऑफ पीएलसी, इसमें हमें क्या करना होता है? इट कैन बी यूज टू डायग्नोज। डायग्नोज मतलब हम चेक करेंगे हमारा पोर्टफोलियो, बिजनेस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ताकि हम चेक कर पाएँ कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट कौन सी स्टेज में एग्जिस्ट करता है ना। व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो? व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो? जैसे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है, मेरे पास 1 लाख रुपए है, 10,000 रुपये बैंक में रखा है, 50,000 रुपये के शेयर्स हैं, 10,000 रुपये डिवेंचर्स में है, ये हो गया इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। नाउ व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो? आओ, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ HUL, हिंदुस्तान लीवर का आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो कौन सा चलाएं हम, ये लो, ये इमेज देखें, ओपन इन ये तो ये लीजिए, देखिएगा, ये नाम सुने हुए हैं? ब्रूक बॉन्ड, लाइफ बॉय, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? इज इट लाइफ बॉय? यस। ग्लो एंड लवली, ये पहले फेयर एंड ग्लो, फेयर एंड लवली हुआ करता था। फिर डव, पॉन्ड्स, क्लिनिक प्लस, वो लंबे लंबे बाल, लक्स, क्लोजअप। क्लोजअप तो तुमको पता है ना, वो एड लड़कियों वाली, याद है ना, फाउंडेशन में भी डिस्कस किया था, है बहुत अच्छी महक आती है। लैक्मे, पियर्स, ट्रेसेमे, सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं। व्हील, रिन, विम, बर्तन धोने वाला, देखो मुझे पता है बर्तन मैं धोती हूँ घर में। डोमेक्स, कंफर्ट, नॉर सूप, क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम, किसान की टोमेटो केचप, हॉर्लिक्स जिसको बोला जाता था पियोगे तो लंबे होगे, मैंने बहुत पिया। ब्रू
मेरे दोस्त मुझे बताओ, ये सारे नाम तो तुमको पता है, पर ये पता था सच्ची दिल पे हाथ रख के बोलना HUL के है? सारे प्रोडक्ट्स पता थे? एक एक सारे नहीं पता होंगे लगभग। मैं देखो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैं ये नहीं कहती कि किसी को नहीं पता था, और मैं ये भी नहीं कहती कि सबको पता था। कुछ पता होते हैं, कुछ नहीं पता होते। हमेशा एक कंपनी अपने ब्रांड इमेज कैसे क्रिएट करती है? थ्रू इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ये इसका HUL का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, यानी कि 100% में से 38% वो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से दे रहा है प्रोडक्ट, 32% वो होम केयर से दे रहा है, बचा हुआ वो खाने पीने की चीज़ें। ये है उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अब बेटा, क्या हर प्रोडक्ट का सक्सेस रेट सेम होगा? नहीं होगा, सेम तो नहीं होगा। कोई प्रोडक्ट मार्केट में बहुत हिट होगा। अगर मैं हॉर्लिक्स की बात करूं, इसका कॉम्पिटिटर कॉम्प्लान भी है मार्केट में, बोर्नवीटा भी है मार्केट में। ऐसी हर एक चीज़ का मार्केट में कॉम्पिटिटर बैठा है। तो अब मुझे कौन से प्रोडक्ट के ऊपर क्या स्ट्रैटेजी लगानी है, वो तो मुझे पता हो ना कि मेरा प्रोडक्ट कौन सी स्टेज पे खड़ा हुआ है, तभी तो मैं बता पाऊंगी। मैंने कहा मान लो मैंने कहा कि ये मेरा हॉर्लिक्स ना अच्छा नहीं है, लोग ना कॉम्प्लेन बहुत पसंद कर रहे हैं, लोग ना बॉर्नवीटा बहुत पसंद कर रहे हैं, तो मुझे ये पता चल गया मेरा ये डिक्लाइनिंग स्टेज पे है, जितना पैसा मैं निकाल सकती हूँ ना फटाफट से निकाल लूँ, कहीं आगे चल के बिल्कुल बंद ही ना हो जाए। या अगर ये वाला प्रोडक्ट लेटर स्टेजेस ऑफ मैच्योरिटी पे खड़ा है, फटाफट से जितना पैसा निकालना निकाल लो और फिर डाइवर्सिफाई कर लो कोई और प्रोडक्ट में। तभी तो मुझे पता चला। मैंने कहा क्लोजअप अभी नया नया लॉन्च किया है, तो इसके लिए स्ट्रैटेजीज अलग बनेगी। इसमें मुझे जो है मार्केट में कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। मैं मान लो सपोज लेट अस से कि पेप्सोडेंट भी इन्हीं का ही है, तो पेप्सोडेंट के साथ ना छोटी छोटी ट्यूब्स में ना मैं क्लोजअप की भी पैक करके बेचना शुरू कर दूंगी, ओनली टू लेट पीपल नो कि एक और प्रोडक्ट में निकाल रही हूँ। सो वैसी जो है वो स्ट्रैटेजीज बनती है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट टॉपिक। कह रहे डिपेंडिंग अपॉन ये डायग्नोसिस एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज आप बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोडक्ट अपने इंट्रोडक्शन या ग्रोथ स्टेज पे है तो उसको आप एक्सपैंड करने की कोशिश करोगे। कोई प्रोडक्ट मैच्योरिटी पे है तो आप उससे जितना पैसा हो सकता है वो निकलवाओगे और किसी और बिजनेस में लगाओगे। और अगर आपका प्रोडक्ट किस में है, डिक्लाइनिंग पे है, तो आप रिट्रेंचमेंट कर सकते हो। हार्वेस्टिंग भी एक, हार्वेस्टिंग का मतलब भी क्या होता है? पैसा, क्रॉप को हार्वेस्ट करने का मतलब क्या है कि क्रॉप्स को काट दो और उससे फिर बेच के पैसा कमा लो। यहाँ पे हार्वेस्टिंग उसको भी बोलते हैं। आप जो है रिट्रेंचमेंट भी लिख सकते हो और डाइवर्सिफिकेशन भी। बैलेंस पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस में बी बिल्ड अप बाय एक्सरसाइजिंग अ स्ट्रैटेजिक चॉइस बेस्ड ऑन PLC कॉन्सेप्ट। यहाँ से लर्न कर लो या ये लर्न कर लो, बोथ आर इक्वल। क्लियर है ये बात? अब एक काम करो, ऑन पेज नंबर में पढ़ा नहीं रही, मैं सिर्फ लिखवा रही हूँ, सो दैट लिखने का काम हमारा थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। समझाऊंगी मैं कल। पेज नंबर 29 के सामने लिखो, पेज नंबर 29 के सामने। बस अब लिखते रहना, 3 बजे छोड़ दूंगी, जितना लिख पाओगे लिखो। हेडिंग डालना इंटरैक्शन बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, पेज नंबर 29। Interaction between strategy and business environment. चलो, निमोनिक लिखना जैसे मैं लिख रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही लिखना। कैसे लिख रही हो मैम? ऐसे, मेरे को बिल्डिंग के OT का डायरेक्शन लर्न है। सी दीज निमोनिक्स, मैं हमेशा कोशिश वो करूँगी वैसा निमोनिक बनाऊँ जो कॉन्सेप्ट को ही रिलेट करे। एंड इफ़ यू हैव अ बेटर ऑप्शन ऑफ मेकिंग निमोनिक्स, गो अहेड। हमारा पर्पस सिर्फ चीज़ों को लर्न करने का है। आपको ये वाले पसंद नहीं आया, आप कह रहे हो हम तो अपना बनाएंगे, तो बना लो, पर बनाना वो जिस निमोनिक से आपके कॉन्सेप्ट भी निकल कर आ जाए।
सो मैंने इसको कैसे बनाया, इसमें ME मेरे लिए स्टैंड करता है मीटिंग कॉम्पिटिटर्स, मीटिंग कॉम्पिटिटर्स, बिल्डिंग, इमेज बिल्डिंग, इमेज बिल्डिंग अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार भी पेपर में ये आया है। नेक्स्ट इज OT। अच्छा, OT का मीनिंग बता सकते हो खुद ट्राई करके? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ऑपरेशन थिएटर। अपॉर्चुनिटीज, डिटरमाइन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। डायरेक्शन का मतलब है गिव्स डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, एंड लर्न से मतलब है कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। ये लिखो और आप ज़रा चेक करो, बुक में देखो क्या यही हेडिंग्स हैं? डिटरमाइन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये रही पहले पेज नंबर 29। ये देखेंगे मार्केट एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हर अटेम्प्ट में आ रहा है, चेक करेंगे। डिटरमाइन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, गिव्स डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, उसके बाद इमेज बिल्डिंग एंड मीटिंग कंपटीशन, इमेज बिल्डिंग, मीटिंग कॉम्पिटिटर्स, कंपटीशन, वॉट एवर यू फील लाइक राइटिंग, ये हमें करना है। समझ में आई मेरी बात? करते हैं फिर इसको, कल लिखवाऊंगी मैं फिर से वही बात, 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। मैं कल आपको अपनी भी लैंग्वेज में लिखवाऊंगी, ये लिखा हुआ मैंने अपनी लैंग्वेज में, ये मैं आपको कल लिखवाऊंगी। पसंद आए तो लर्न करना, मैं लर्न भी करवाऊंगी, नहीं तो बुक में लिखा है रट्टे मार लेना, वो फिर आपको जो है वो करना पड़ेगा। सही है जी? ठीक है, एक बार मुझे रिवाइज करवा दो, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, मुझे बस आप स्टेज का नाम बताना, ठीक है? आई जस्ट टेक 2 मिनट्स जल्दी से। PLC की फुल फॉर्म, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कैसा कर्व होता है? एस शेप। एक्स एक्सिस पे क्या? टाइम पीरियड। वाई एक्सिस पे तो क्या हम एक लाइन बना लेंगे, PLC प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज अ एस शेप्ड कर्व डिपिक्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स या टाइम्स एंड सेल्स। डन, इंट्रो का पार्ट हो गया। PLC हैज हाउ मेनी स्टेजेस? PLC हैज 4 stages. Number 1 introduction, growth, maturity, decline. कर्व बना के आना, उसको नंबर मिलेंगे। सबसे पहले बताएंगे मुझे, ग्रोथ की बात करते हैं। मैं आपसे यही पॉइंट्स पूछती हूँ, ना बुक पे है ना स्क्रीन पे ना बुक खोलना। आई विल आस्क यू पॉइंट्स, आप मुझे बताना कम ज़्यादा क्या। इंट्रो में सेल्स कम होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स लिमिटेड होते हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस कम होती है, प्राइस ज़्यादा होता है, कंपटीशन कम होता है। एग्जाम्पल VR एंड वीगन प्रोडक्ट्स। स्मार्ट क्लोथ्स, यस लिख लो। अच्छा लिखवाया है? अच्छा मैंने लिखवा दिया, ठीक है। स्मार्ट क्लोथ्स कौन से होते हैं वैसे? ग्रीन लाइट नहीं, सब यही बोला ना आपने, क्या बोला? स्मार्ट क्लोथ्स ना कौन से होते हैं? आजकल जैसे वो स्मार्ट वॉचेस आती है ना, आपकी हार्ट बीट मॉनिटर कर देती है, आपके नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट कर देती है। आजकल ऐसे ही ना स्मार्ट क्लोथ्स भी आ रहे हैं, उनका भी यही काम है। आजकल अभी जो है नया चल रहा है ये कॉन्सेप्ट, अभी लोगों को पता नहीं है। ये देखो कुछ ऐसे आते हैं, ये देखो,
ये है स्मार्ट क्लोथ्स। ये आपकी स्लीप, पल्स, एक्टिविटी, न्यूट्रिशन, ये सब आपका काउंट करके देगी। ये स्मार्ट क्लोथ्स हैं। ये अभी तो आपको देखो समझ में आ गया ना, इंट्रोडक्शन स्टेज पे है, पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट, ठीक है। अच्छा, अगला जल्दी से रिवाइज करवाएंगे मुझे। मैंने बेटा इस्तेमाल नहीं किया, पहले इस्तेमाल करूँगी फिर विश्वास करना बताऊँगी। ग्रोथ स्टेज पे आओ। अरे आजकल वो वाले भी तो कपड़े आ गए जो धोने नहीं पड़ते, 1-1 साल तक पहनो, है ना, कुछ ऐसा भी मैंने बीच में सुना था। हाँ हाँ, वो बारिश आएगी तो गीला भी नहीं होगा। हाँ, अरे वो उसमें जो मैंने पढ़ा था ना, उसमें लिखा था आप 1.5-2-3 महीने बाद धो तो चलेगा। ये सुन के खरीदा नहीं। चलो फिर सुनो, आज जल्दी से रिवाइज करवाना। ग्रोथ में हो आप ग्रोथ में हो। सेल्स ज़्यादा, अवेयरनेस कंज्यूमर का, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कंपटीशन, प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, इनोवेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल ईवी, एक और पॉडकास्ट। वेरी नाइस। अगला बताएंगे मैच्योरिटी स्टेज पे। अब मैच्योरिटी पे अपने आप ट्राई करो, अब मैं वो बेसिस नहीं बोल रही, अपने आप बताओ। सेल्स क्या होगी, ज़्यादा। अगला पॉइंट, कंज्यूमर अवेयरनेस ज़्यादा। अगला पॉइंट, प्राइस कम। अगला पॉइंट, कंपटीशन ज़्यादा। अगला पॉइंट, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन नहीं, डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अलग कोई फीचर लाके देना पड़ेगा। केस स्टडी रह गई कोका कोला की, कल दिखाऊंगी। एग्जाम्पल तो ज़रा इसका फटाफट से। कोका कोला। और डिक्लाइनिंग में बोलो, सेल्स कम, प्रोडक्ट को विड्रॉ कर लो, डाइवर्सिफिकेशन एंड रिट्रेंचमेंट की स्ट्रैटेजी फॉलो होगी, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जा रहे हैं हमारे हाथ से, किसी को प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा मेरा प्रोडक्ट बेचना, बस खत्म। एग्जाम्पल दे दो। नोकिया फ़ोन डिक्लाइनिंग स्टेज पे चले गए हैं। और बताओ, वीसीआर, डीवीडी, डोंगल्स, ये सब जो है हमारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।